Assalamu alaikum everyone. This is Amna Ashraf from IMS Discussion Forum. Today the topic for presentation is Roadmap for Intellectual Warfare. आज हमारे साथ दो प्रेजेंटर्स हैं, तो मैं सबसे पहले पहली प्रेजेंटर को इनवाइट करूंगी कि वो आके अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। मिस हमना, उम्मे हमना। जी, मेरी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। जी मिस ओके, जी, इट्स विजिबल नाउ। औज़ु ओके बिल्लाहि मैं मिनश स्टार्ट कर प्रेजेंटेशन। ओके औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम उम्मे हमना है, मैं सीएटी ग्रुप से हूँ और मेरी कम्युनिटी हेड जवेरिया अफ़गान खान CH7 से हैं एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारे हर उस शख्स के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन उसवा है जो अल्लाह और रोज़े आखिरत की उम्मीद रखता हो और अल्लाह को बाकसरत याद करता हो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, काना खुलुकुल्लाहुल कुरान, यानी कुरान करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक था। इसलिए जो शख्स अल्लाह के रास्ते पर चलकर उस दुनिया के बाद आखिरत में सुरखरू होना चाहता है, उसे चाहिए कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा की पैरवी करे। जो टास्क 7 हमें दिया गया था, उसमें हमें इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का ऐसा रोड मैप तैयार करना था जो कुरान और सीरा की रोशनी में हो। सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि रोड मैप है क्या। ऐसी हिकमत अमली या स्ट्रेटजीज का डिज़ाइन करना जिस पर कोई इंडिविजुअल फ़र्द या इज्तिमाई तौर पर कोई ग्रोह अमल करके अपना मकसद या गोल अचीव करे, रोड मैप कहलाता है। इसके 3 बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। नंबर 1 वेयर वी आर, जो हमारी करंट पोजीशन को बताता है कि हम कहाँ हैं। वेयर टू गो, जो हमारे गोल को बताता है कि हमें कहाँ जाना है। हाउ विल वी गेट देयर, हमारी स्ट्रेटजीज को डिफाइन करता है। कुरान और सीरा की रोशनी में बनाया गया रोड मैप हमें खुदाए वाहिद की इबादत और ख़त्म नबूवत की तालीम देता है और हमें इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी को बैलेंस करने पर जोर देता है। रोड मैप स्टार्ट करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं कि इस्लाम से पहले अरब के क्या हालात थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यानी कंडीशंस ऑफ अरब या बिफोर इस्लाम। अरब एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी जहां औरत की हैसियत एक सेक्स ऑब्जेक्ट से ज्यादा ना थी। चार निकाह के चार तरह के निकाह जो है उनके बदतरीन ऑप्शन मौजूद थे जो इस्लाम में जिना कहलाते हैं। जब कोई आदमी मर जाता तो उसका बेटा उसकी तमाम बीवियों और पैसे का मालिक होता। वो जैसे चाहता अपनी सौतेली माओ के साथ सुलूक कर सकता था। लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाना आम रिवाज था। शराब जुआ बहुत आम बात थी और वो उसे अपनी शान समझते थे। इस्लाम से पहले अरब में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। इकोनॉमिकली यहूद अरब के लीडर थे। मेल्स और फीमेल्स जानवरों की तरह खरीदे और बेचे जाते थे। अरब कैपिटलिस्ट और मनी लेंडर्स थे। उन्होंने सूद का कारोबार इस तरह डिजाइन किया हुआ था जिसकी बिना पर अमीर मजीद अमीर तर होता जाता था और गरीब बेचारा अपना कर्ज चुका ही नहीं पाता था। अरब का बेसिक इकोनॉमिक सिस्टम तिजारत था। वो एक से जायद खुदाओं को मानते थे। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम दौरे जाहिलियत को आज के करंट दौर से कंपेयर करते हैं। आज दौरे हाजिर में भी इंसान की वक़्त एक जानवर से बदतर है, जैसे इस्लाम से पहले अरब में थी। इसकी एक करंट एग्जाम्पल फ़लस्तीन गज़ा में हमारे मुसलमान बहन भाइयों की हालत है।
और हमारे दिन न्यूज में ये सब देखते रहते हैं कि पैसे के नशे में मालकान अपने नौकरों को मौत के मुंह तक पहुंचा देते हैं। जिना, जुआ, रिश्वत, शराब नोशी, गबन, ये सब पहले भी आम था और आज भी है। शिर्क की मुख्तलिफ अशकाल पहले भी मौजूद थी और आज भी हैं। एथियज्म पहले भी था और आज भी है। मुसलमानों की पॉलिटिकल कंडीशन आज भी स्टेबल नहीं। आज भी पहले की तरह कोई लॉ एंड ऑर्डर नजर नहीं आता। जैसे पहले कोई अमीर जुर्म करता तो अरब के उमरा उसे बचा लिया करते थे, आज भी इसी किस्म की हालत है। जब कोई अमीर जुर्म करता है तो वो बचा लिया जाता है, उसके बरक्स गरीब के साथ अदल का पैमाना मुख्तलिफ है। इकोनॉमिकली हमारी हालत आज भी अच्छी नहीं है। जैसे पैसा अरब के खास तबके के दरमियान गर्दिश करता था, आज भी एक खास तबके के पास मौजूद है, वो अय्याशियों की नजर कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के इस रोड मैप में हमें चैलेंजेस, रिक्वायरमेंट्स, स्ट्रेटजीज, माइलस्टोन्स और गोल्स नजर आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे पहली स्लाइड, इस रोड मैप पे हम चैलेंजेस की देखते हैं। चैलेंजेस में हम सबसे पहले अवेयरनेस को एड्रेस करेंगे। अच्छा, सारी चीजें यहाँ पर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट ही हैं। मैं कोशिश करूंगी कि चैलेंजेस को बहुत बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकूं। अवेयरनेस यानी शऊर और आगाही। तालीम और शऊर दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ नहीं, लेकिन हमने एक दूसरे से मुंसलिक कर लिया है। लफ्ज तालीम अरबी जुबान से माखूज है, जिसके मायने वाकफियत हासिल करना, नशोनुमा, तरबियत या जानना की हैं। या यूं कहना चाहिए कि तालीम नई नस्लों तक मौशरती इक्तदार, सकाफत और अदब की मुंतकली का दूसरा नाम है। और शऊर या अवेयरनेस की बात की जाए तो उसके लफ्जी मायने एहसास के हैं। हम सबके जहनों में ये बात घर कर गई है कि सिर्फ तालीमी याफ्ता शख्स ही बाशऊर हो सकता है, लेकिन हरगिज ऐसा नहीं है। हमारा ये नजरिया कि तालीम ही शऊर का मौजिद है, ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल शऊर तो उसी दिन अता कर दिया था जिस दिन बनी नौ इंसान वजूद में आया था। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे अंबिया और रसूल हैं, जिनमें से बेशतर तालीमी याफ्ता नहीं थे। वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के डिग्री होल्डर नहीं थे, लेकिन वो सब हद से ज्यादा मोतबिर, बाशऊर और इंतहाई मुदब्बिराना शख्सियत के हामिल शरीफ नफ्स इंसान थे। उन्हें सही और गलत का मुकम्मल इदराक था। इसमें कोई दो राय नहीं कि तालीम इंसानी ख्यालात को संवारती है, इस पर सोच के नए दरीचे खोलती है, जिंदगी को आसान बनाने का हुनर अता करती है। लेकिन अगर मुसलमान खुद को इस्लामी शऊर से आरास्ता कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे उसके फर्ज से नहीं हटा सकती। इस्लामी तालीमात और शऊर के ना होने की वजह से हम हर रोज अपने अतराफ में ऐसे लोग देखते हैं जो मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, डिग्री होल्डर हैं, दौलत से माला माल, आला ओहदों पर फाइज हैं होते हुए अपने हुकूकुल इबाद और हुकूकुल अल्लाह में बैलेंस नहीं कर पाते। अपने बूढ़े वालदेन को बोझ समझकर ओल्ड होम भेज देते हैं, या बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, या पैसे की खातिर दूसरे मुल्कों के दो नंबर शहरी बनना कबूल कर लेते हैं। या अक्सर ये भी देखा गया है कि बेशऊर लोग तालीमी याफ्ता होते हुए पैसे के नशे में अपने मातहत लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट करते हैं और उनसे बदतरीन सलूक करते हैं। दीनी शऊर से महरूम हमारी बेटियां फैशन के नाम पर हद से तजावुज कर गई हैं। और ऐसे लोग भी नजर आते हैं जो हुक्मरानियत की आला उहदों पर फाइज होकर मुल्की खजाने को जाती जागीर समझकर रियाया पर भूख और इफलास और जुल्म सितम के दरवाजे खोल बैठे हैं। इसलिए आज सबसे बड़ा चैलेंज अवेयरनेस है, क्योंकि तालीमी याफ्ता होने से ज्यादा बाशऊर होना जरूरी है। सूरह इब्राहिम आयत 52 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कुरान तमाम लोगों के लिए इत्तला नामा है कि इसके जरिए से वो होशियार कर दिए जाएं और बाखूबी मालूम कर लें कि अल्लाह ही एक माबूद है, और ताकि अक्लमंद लोग समझ लें। इस स्लाइड पे हमारा दूसरा पॉइंट लिटरेसी है, दूसरा चैलेंज लिटरेसी है। प्लीज बैकवर्ड कीजिए। लिटरेसी यानी लिखना पढ़ना। इसकी अहमियत का अंदाजा आप
पहली वही के वाक़े से लगा सकते हैं, जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, इकरा, पढ़। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। इसकी दूसरी मिसाल हम जंगे बदर के वाक़े से लेते हैं कि जब कुफार कैदियों के पास अपने रिहाई का फिदिया देने के लिए कुछ ना था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि वो मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें, यही उनकी रिहाई का फिदिया होगा। इस तरह हमें इसकी अहमियत का अंदाजा होता है, और ये इस बात का भी पता चलता है कि अगर हम चाहें तो कुफार से लिखना पढ़ना भी सीख सकते हैं, इसकी कोई ममानियत नहीं। हाँ, लेकिन दीनी तालीमात में हम उनसे कोई तालीम नहीं ले सकते। इसी स्लाइड पे हमारा तीसरा चैलेंज है डेवलपमेंट यानी तरक्की। इस प्रोसेस में इंसान सिर्फ इंसानी ग्रोथ नहीं, बल्कि माशी, माहौलियाती, हर तरह के पॉजिटिव चेंज और प्रोग्रेस की जरूरत है। कुरान करीम सूरह जासिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बनी इसराइल के जवाल का असल सबब किताब इलाही के अहकाम और उनका बाहम इख्तिलाफ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की तो मक्की दौर की मुश्किलात मदनी दौर से मुख्तलिफ थीं। मक्का में अगर सख्तियां ज्यादा थीं और मुसलमानों को किसी किस्म की समाजी और मजहबी आज़ादी ना थी, तो मदीना में ज्यादा आज़ादी और चॉइसेस होने की वजह से आपस में इख्तिलाफ भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां मुसलमानों को यानी अंसार और मुहाजिरीन को एक दूसरे का भाई बना दिया और इस मसले की जड़ खत्म कर दी। अब उनके मफादात एक थे, एक किताब के मानने वाले थे। तो सबको क्लियर था कि जो अपने लिए सोचना है वही अपने भाई के लिए सोचना है। इसलिए मुसलमान एक होकर तरक्की हासिल करते चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां मस्जिद तामीर करवाई और उनको सब एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो अपने मसाइल डिस्कस करें और मुशावरत से इसका हल निकालें। मशहूर फलसफी, मौरिख, मुसन्निफ, माहिर माशियात इमरानियात इब्न खल्दून के नजरिए की रूह से समाजी अमहांगी और फिक्री और नजरी वाहदत खत्म हो जाए तो जवाल का अमल शुरू हो जाता है। उनके नजदीक जुल्म और नाइंसाफी जवाल के अहम असबाब में से है। जिन कौमों में ऐशो इशरत और इसराफ की बोहतात हो जाए, वो अपने इज्तमाही मकासद के बजाय अय्याशियों को तरजीह देने लगें तो जवाल उनका मुकद्दर बन जाती है। सूरह बनी इसराइल में है, और जब हम किसी बस्ती की हलाकत का इरादा कर लेते हैं तो वहां के खुशहाल लोगों को कुछ हुक्म देते हैं और वो इस बस्ती में खुली नाफरमानी करने लगते हैं, तो उन पर अजाब की बात वाज़ेह हो जाती है, फिर हम उसे तबाह कर देते हैं। यानी खुशहाल तबकात और अशराफ का खुद गर्ज और मफाद परस्त हो जाना कुरान के नज़दीक जवाल के अहम असबाब में से है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मुसलमान अदलो किस के दाई और अलम बरदार बन जाएं तो उम्मत के लिए तामीर और तरक्की में वो अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। मुसलमान की तरबियत होगी, उनकी माशरती तरक्की होगी, वो खुद कफील होकर मुसलमान एक जुज़ वाहिद की तरह उम्मत की डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। यहाँ इसी स्लाइड पर नेक्स्ट चैलेंज है स्टेम। मुसलमानों की तरक्की का राज इसके बगैर मुमकिन नहीं। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने कुरान में हर चीज को पूरी तफसील से वाजे कर दिया है। और अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि कायनात में कोई शय ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान में ना हो। इसका मतलब जो चीज कुरान में है वो कायनात में भी मौजूद है। कुरान से इस ताल्लुक को मजबूत और गहरा करने के लिए हमें मुसलमानों को स्टेम फील्ड पर खुसूसी काम करना होगा। सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हालांकि उसने तुम्हें तरह तरह से पैदा किया, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने ऊपर तले किस तरह 7 आसमान पैदा कर दिए हैं। इसमें चांद को खूब जगमगाता बनाया और सूरज को रोशन चिराग बनाया, और तुमको इस जमीन से खास एहतमाम से उगाया है, फिर इसी में तुमको लौटा दिया जाएगा और एक खास तरीके से फिर तुमको निकालेगा। और तुम्हारी जमीन को अल्लाह ताला ने फर्श बना दिया है ताकि तुम इसकी कुशादा राहों पे चलो फिरो। इसी स्लाइड पे हमारा नेक्स्ट चैलेंज है मनी कंसंट्रेशन। दौरे हाजिर में पैसे का हुसूल इंसान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जिस तरह पैसा हमारे माशरे में सूदी निजाम के जरिए सर्कुलेट कर रहा है, इसमें फला तो मुमकिन नहीं है। खास सब तबका इसको अपनी जाती अय्याशियों की नजर करता नजर आ रहा है, जबकि अल्लाह ताला ने पैसे के लिहाज से जो पोजीशन इस्लामी ममालिक को दी है, अगर वो उसूलों के मुताबिक काम करें तो इंशाअल्लाह वो वक्त वापस आ जाएगा
जब ज़कात देने वाले ज्यादा और लेने वाला कोई ना होगा। इसी स्लाइड पे हमारा नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है कल्चरल एंड मोरल नॉर्म्स। दौरे हाजिर में हर तरफ बेरारवी और मगरबी माशरे की झलक नजर आती है। हम अपनी अखलाकियात को भूलकर मगरिब को अपना खुदा बना बैठे हैं। निकाह जैसी आम सादा सुन्नत को, आसान सुन्नत को हमने थीम वेडिंग की नजर कर दिया है, जो इस्लाम की साख्त को तबाह करने में भरपूर किरदार अदा कर रही है। जहां हमारे बच्चे इस्लामी इक़्तिदार को भूल कर कौन सा ट्रेंड वायरल है सिर्फ इस पर ही बात करना चाहते हैं। हमें जल्द इस पर काम करना होगा। नेक्स्ट, इसी स्लाइड पर हमारा चैलेंज है पेरेंटिंग। क्योंकि हमारी अगली प्रेजेंटर इसी पर प्रेजेंटेशन दे रही हैं, तो मैं सिर्फ इस पर यही कहूंगी कि जो लोग पेरेंटिंग में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसका जरिया हैं, वो इस्लाम से कोसों दूर हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, खुद को और अपने घर वालों को आग से बचा लो, या अपने साथ अपने घर वालों, रिश्तेदारों और दूसरे मुसलमानों की इस्लाह भी हम पर फर्ज है। इसी स्लाइड पे नेक्स्ट चैलेंज है अदल और मुसावात, यानी जस्टिस इक्वालिटी। जस्टिस इक्वालिटी का जो पैमाना इस्लाम ने दिया है, उसकी मिसाल सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें इसकी बहुत सी मिसालें मिलती हैं, जिससे हमें समझ आता है कि इस्लाम में सब इंसान बराबर हैं। रंगो नस्ल, लसानियत, जात पाक, इलाकायत, किसी भी चीज में कोई फर्क नहीं। और अगर ऐसा ना किया गया तो इसको जुल्म ज्यादती शुमार किया जाना चाहिए। सूरह मायदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए हक पर मजबूती से कायम रहने वाले हो जाओ। और सूरह हदीद में इरशाद होता है कि यकीनन हमने अपने पैगंबरों को खुली दलीलें देकर भेजा और उनके साथ किताब और मीजान यानी तराजू नाजिल फरमाया, ताकि लोग अदल पर कायम रहें। और हमने लोहे को उतारा जिसमें सख्त हैबत और कुव्वत है, और लोगों के लिए भी और बहुत फायदे हैं। इसलिए भी कि अल्लाह जान ले उसकी और उसके रसूलों की मदद बेदेखे कौन करता है। बेशक अल्लाह ताला कुव्वत वाला और जबरदस्त है। इस आयत में वाज़ेह होता है कि अदल करने वाले अल्लाह और रसूल के मददगार हैं। अल्लाह के कुन कहने से सब कुछ हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला मुसलमानों को कामयाबियां और बुलंद दर्जात हासिल करने की दावत देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट में हमें ट्रेंड इंटेलेक्चुअल वॉरियर्स की जरूरत है, जो हर तरह के क्राइसिस में अपना किरदार निभाएं। जैसे सहाबा दूसरे सहाबा की एब्सेंस में दीन के मामलात को संभालते थे, और ये सीखने का अमल और रिसर्च वर्क रुकने ना दें, और ये इसी तरह चलता रहे। नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रेटेजीज या हिकमत अमली। इसमें सबसे पहले हम जो पॉइंट देखते हैं वो है तस्किया नफ्स, यानी प्योरीफाइंग हार्ट अगेंस्ट नफ्स। कद अफलहा मन तज़क्का, बेशक उसने फला पाई जिसने अपने आप को पाक कर लिया। इस्लाम में तस्किये से मुराद ये है कि इंसान अपने नफ्स को उन मायूब और ममनू उमूर से बाज रखे जिन्हें कुरान में मायूब और ममनू करार दिया गया है। यानी नफ्स को गुनाह और ऐबदार कामों से पाक साफ रखना नफ्स का तस्किया है। अल्लाह ताला ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को अहम उमूर के लिए माबूस फरमाया, तो उनमें तस्किया नफ्स भी शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया के सामने अल्लाह का पैगाम पेश किया, तो दुनिया उस वक्त दो इंतहाओं का शिकार थी। एक तरफ लोग इस दुनिया को अब्दी समझकर आखिरत से बेपरवाह अपनी मर्जी की जिंदगी बसर करने में मसरूफ थे, तो दूसरी तरफ लोग दुनिया की हर चीज से किनारा कश होकर राहबानियत की जिंदगी गुजार रहे थे। नबी ने इन दोनों इंतहाओं की नफी की और इंसान को एक मुतवाजन जिंदगी का तस्वुर दिया। कुरान में आता है कि वह अदई नहुन नजदईन, और हमने इंसान को नेकी और बदी दोनों के रास्ते दिखा दिए हैं। यानी इंसान के अंदर अच्छाई बुराई, नेकी बदी, खैर और शर अजल से है। दोनों के दरमियान टकराव की कैफियत जारी रहती है, जिसकी वजह से इंसान की जिंदगी अजीब किस्म के तजादात और बिगाड़ का शिकार रहती है। यही बिगाड़ बेराह रवी, जुल्म, इस्तेसाल और झूठ को जन्म देते हैं, जो इंसान को हमेशा बेसुकून रखते हैं। इसी कश्मकश से निजात ही दरअसल तस्किया नफ्स है। इसके बगैर हर इबादत बेमायने है और ये आखिरत की कामयाबी का जीना है।
स्ट्रेटेजीज की इसी स्लाइड पे हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, रिगेन कॉम्पिटेंसी ऑफ अ मुस्लिम। जब दुनिया में इस्लाम नाफिज हुआ तो मुसलमानों ने उस वक्त दूसरी कौमों पर महज सियासी या समाजी गलबा हासिल नहीं किया, बल्कि सबसे बड़ी बात यह थी कि मुसलमान उस वक्त तहकीकाती काम करने में पेश पेश थे। हमने सीरा से देखा कि जब किसी कौम पर गलबा हो जाता है तो वो सिर्फ पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली नहीं, बल्कि फिक्री हैसियत से यानी इंटेलेक्चुअली भी गालिब हो जाती है। गालिब कौम की तहजीब सब कौमों पर राज करती है और कौमें खुद ब खुद उसकी तकलीद करना शुरू कर देती हैं, या यूं कहें कि बाकी कौमें उसका बचा कुचा खाना शुरू कर देती हैं। रिसर्च का काम हो या फलसफा हयात बनाना हो या निज़ाम फ़िक्र अमल, सब गालिब कौम के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। उनकी इनफरादियत बिल्कुल खत्म हो जाती है। आज मुसलमानों की जो हालत है आज मुसलमानों की जो हालत है वो इसी वजह से है कि मुसलमानों ने अपना रिसर्च वर्क छोड़ दिया है। सदियों तक दुनिया की इसमें कोई दो राय नहीं थी कि मुसलमान जैसा तहजीब व तमद्दुन किसी कौम का नहीं। वो ताज्जुब के बावजूद मुसलमानों को ही फॉलो करते थे। नेक्स्ट हमारा है एलिक्वेंस, यानी इसी स्लाइड पे हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है एलिक्वेंस, यानी फहमो फरासत। मुसलमान की फहमो फरासत किसी से ढकी छुपी नहीं थी, लेकिन आज इसका फकदान नजर आता है। हम 1100 साल से फहमो फरासत, इदराक और इजाद से महरूम होते चले जा रहे हैं। इल्म जो मुसलमानों की असास थी उसको गैर मुस्लिमों ने अपना अपना लिया है। हम इतने बरसों में सिर्फ महलात, मसाजिद और बागात बनवाते रहे, और मगरिब ने एविएशन इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, नासा और इंतजामी शोबे कायम किए। हम सिर्फ फिरकावारियत के खेल में मशगूल हैं। हमारे यहाँ टिकटॉकर्स और बेहतरीन एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस तो वाफिर तादाद में मौजूद हैं, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो, अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो और उस्मान गनी और दूसरे साहबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे फहमो फरासत रखने वाली शख्सियत ढूंढने से भी नहीं मिलती। इसी स्लाइड पे नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेक्शन ग्लोबली। हमें आलमी सतह पर खुद को मनवाना होगा। सीरत नबी से पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वफूद उस वक्त के बादशाह, रऊसा और गैर मुल्कियों के पास भेजते थे, जैसे हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु को नजाशी के पास भेजा। आज भी हमें ऐसी स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है स्ट्रेंथिंग कम्युनिटी बॉन्ड। मुसलमानों को अपनी कम्युनिटी के अंदाज मजबूत इस मुसलमानों को अपनी कम्युनिटी के अंदर मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करने होंगे, इत्तेहाद को फरोग देना होगा और हक पर एक दूसरे की हिमायत पर जोर देना होगा। आज इस कम्युनिटी बॉन्ड ना होने की वजह से हमने फलस्तीन को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दुनिया में किसी एक इंसान को भी जरूरत हो तो मुसलमान उसकी मदद को जाए, लेकिन आज हम खामोश हैं। हमारे आपस के ताल्लुकात इस्लामी ममालिक के साथ ऐसे हैं ही नहीं कि हम फलस्तीन के लिए कोई बात कर सकें। हमें इस पर शिद्दत से काम करना होगा। इसी स्ट्रेटेजी की स्लाइड पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कल्टिवेटेड ग्रेटिट्यूड एंड कंटेनमेंट, यानी तशक्कुर और कनात को फरोग देना, यानी शुक्र का अदा करना, शुक्रगुजार होना। नबी की सीरत से वाज़े तौर पर हमें इसका सबक मिलता है, लेकिन हमारी तरबियत में शुक्र और सब्र जैसे अल्फाज कहीं नहीं मिलते। ये हमारी नस्ल अगली नई नस्ल तक पहुंचे ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारी बेटियां अम्मा खतीजा और फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अफकार से महरूम हैं, और हमारे जवान हराम और हलाल का फर्क भूल गए हैं। कुरान में आता है तुम समझते हो कि जन्नत में चले जाओगे, हालांकि तुम पर उन लोगों जैसी हालत नहीं जो पहले गुजर चुके हैं। यानी जन्नत इतनी आसानी से हमें नहीं मिलेगी, इसके लिए सब्र और शुक्र से काम लेना पड़ेगा। इसी स्लाइड पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कम्युनिटी सर्विस एंड आउटरीच।
कम्युनिटी लेवल और ब्रॉडर सोसाइटी में अगर मुसलमानों को काम करने के मौके दिए जाएं तो इससे हमारी इकोनॉमी में बहुत बेहतरी आ सकती है और उम्मत को बहुत फायदा होगा। जैसे साहबा कराम तिजारत की गर्ज से दूसरे ममालिक जाते थे और दीनी लेवल पर भी जाते थे, और जो फायदा होता था वो बैतुल माल में जमा कराते थे। नेक्स्ट पॉइंट है एम्बैरेसिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ऐसे एनवायरनमेंट को प्रमोट करना पड़ेगा हमें जिसमें लोग एक दूसरे के नुक्ता नजर को एक्सेप्ट करें और इख्तिलाफ से बाज रहें और उसकी इज्जत करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कोई मसला दरपेश होता तो वो साहबा कराम से मशवरा करते। फिर साहबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते भी थे कि या नबी, ये आपकी अपनी राय है या अल्लाह की तरफ से वही है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते कि मेरी राय है, तो सहाबा अपनी राय भी देते जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय से मुख्तलिफ होती थी, और नबी उसको मानते भी थे। तो ये तरीका कार था हमारे नबी का। नेक्स्ट पॉइंट है इसी स्लाइड पर, सीकिंग नॉलेज। इल्म इंसान के इंटेलेक्ट को बढ़ाने का सबसे अहम जरिया है। कुरान मजीद और सीरह नबी जिंदगी भर इल्म सीखने पर जोर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद साहबा कराम ने भी इस पर काम जारी रखा। कुरान को एक जगह जमा किया और उसके बाद आगे वालों ने इसकी प्रिंटिंग वगैरह कराई ताकि सीखने का ये अमल कयामत तक जारी रहे। इसकी एक बड़ी मिसाल असहाबे सुफ़ा हैं जो मस्जिद नबी में रहकर दिन रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करते थे। सहाबा के बाद ताबेइन तबा ताबेइन ने भी साइंस के उलूम में बहुत महारत हासिल की, और उनमें से जाबिर बिन हय्यान और दूसरे मुसलमान साइंसदान इसकी मशहूर मिसालें हैं। इसी स्लाइड पर नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनिंग फिजिकल एंड मेंटल बीइंग। उम्मत को यकसा सेहत की सहूलतें फराहम की जाएं और उनकी फिजिकल और जहनी नशोनुमा का ख्याल किया जाए। बेहतरीन सहूलतों का जो फुकदान है उसकी वजह से दुनिया के कितने लोग इलाज से महरूम रह जाते हैं, और जो अमीर होते हैं वो आला इलाज मुआवजे के लिए दूसरे ममालिक का रुख कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। माइलस्टोन्स यानी संगे मील। ये इस्लाम के इब्तदाई सालों यानी जो है सॉरी संगे मील यानी जो हमें प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएंगी। इसमें पहला पॉइंट है राइज ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम का उरूज। ये इस्लाम के इब्तदाई सालों यानी पहली वही से इस्लामी रियासत के वक्त की निशानदेही करता है, मुसलमानों के उतार चढ़ाव को एड्रेस करता है। लेकिन अभी ये तभी मुमकिन होगा जब मुसलमान एक होकर काम करेंगे। इसमें हमना, आपको सेकंड मेरी आवाज पॉइंट। आ रही है? जी ओके, मैंने आपसे कहना था कि आप प्लीज थोड़ा सा फास्ट कर लें, बिकॉज जी आपका टाइम जो है वो खत्म हो गया, तो उसे जल्दी वाइंड अप कर लें। ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग ऑफ कुरान एंड सीरा। सूरह बनी इसराइल में है, यकीनन ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो बहुत ही सीधा और ईमान वालों के लिए खुशखबरी है। जो नेक अमल करते हैं उनके लिए बड़ा अजर है। तीसरा पॉइंट है पावर एंड अथॉरिटी। जैसे हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में मुसलमानों के पास इस लेवल की पावर थी कि मुसलमानों को कम्युनिटी लेवल पर जो है वो बहुत ज्यादा आसानियां थी और तरक्की होती चली जा रही थी। इसी पे नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल एंड इंडिविजुअल रोल। उम्मत के हर शख्स को अपना किरदार अदा करना होगा। उसकी क्या जिम्मेदारी है जो आलमी सतह पर उम्मत को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका शऊर और आगाही फहम फरासत मुसलमानों के लिए माइलस्टोन का काम करेगा। मॉडरेशन यानी तकवा और एतदाल, जिंदगी के हर शोबे में एतदाल और गुल्फ से यानी एक्सट्रीमिज्म से बचना। किसी भी चीज की ज्यादती या कमी एक बैलेंस सिस्टम का जो सिस्टम बैलेंस आउट कर देती है, इसलिए एतदाल एक माइलस्टोन का काम करती है। नंबर 6 है इस पे कॉन्क्योर माइंड्स। अपने पॉजिटिव इफेक्टिव और कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए हमें जहनों को फतह करना होगा, जो सबसे बड़ी जंग है। जिसने ये जंग जीत ली उसने 50% अपना काम कर लिया। एथिकल लीडरशिप में हम देखते हैं यानी इखलाकी क़यादत। ऐसे लीडर तैयार करना जो इस्लामी इखलाकियात को अपना किरदार बनाए और उसे माशरे में नाफिज करें। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी बनने से पहले सादिक और अमीन थे,
और कुफार को इस बात से कोई इनकार ना था। इसलिए इस्लाम में ऐसे एट्रीब्यूट्स की बहुत जरूरत है। कल्टीवेशन ऑफ स्कॉलर्स, यानी स्कॉलर्स और दानिश्वरों की आबियारी। इस्लामी स्कॉलर्स उलमा कराम का जो किरदार है वो किसी भी रियासत में माइलस्टोन की हैसियत रखता है। आज उम्मत को इकट्ठा करने के लिए जो किरदार उलमा कराम और स्कॉलर्स अदा कर सकते हैं, शायद वो कोई नहीं अदा कर सकता। ग्लोबल इंटरफेथ और डायलॉग, आलमी बैनुल मज़ाहिब मुकालमे। आलमी सतह पर उलमा कराम का किरदार तनकीदी आरा पर मबनी है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से मजहबी जिम्मेदारियां संभालने से ये उलमाए कराम और स्कॉलर्स कासिर हैं। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद का वक्त देखें तो जिन्होंने अहादीस इकट्ठा करने का काम किया वो एक एक हदीस जमा करने के लिए मीलों दूर तक सफर किया करते थे, क्योंकि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। आज तमाम उलमा और स्कॉलर्स का एक टेबल पर होना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गोल्स। प्लीज मेरी नेक्स्ट स्लाइड शेयर कर दें। मैम ना आई गेस जो शेयर कर रहे थे उनका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है। तो इफ यू हैव द प्रेजेंटेशन यू कैन शेयर और यू कुड कंक्लूड। ठीक है, मैं कंक्लूड कर देती हूँ। बेसिकली लास्ट स्लाइड में गोल्स हमारे पास यही हैं कि हमारा गोल क्या है। हमारा गोल मुसलमानों को सुपर पावर करना है और मुसलमानों की वो खोई हुई साख्त हासिल करना है जिसके जरिए मुसलमान जो है पूरी आलम पे, दुनिया में जो है वो सुपर पावर की हैसियत से जाहिर हो सकें और इस्लाम के लिए बेहतरीन काम कर सकें। थैंक यू फॉर माय साइड। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह में हम ना क्वेश्चन आंसर से पहले ओके, जज़ाकल्लाह में हम ना अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। जी। पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जिनका कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर लें और क्वेश्चन जो है आपका टू द पॉइंट हो ताकि बाकी सबको भी मौका मिल सके क्वेश्चन पूछने का। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लें। आई रिपीट अगेन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपना हैंड रेज कर लें। फीडबैक फॉर्म चैट में शेयर हो गया है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप सेशन के हवाले से अपना इनपुट जरूर दें। ओके, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ मूव करते हैं। ओके, द नेक्स्ट प्रेजेंटर इज समर। समर, आर यू इन द मीटिंग? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समर। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी समर, आपकी आवाज़ आ रही है। समर, यू मे स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन नाउ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। My name is Sama Noreen and today I'm here to present on the topic of parenting on the behalf of Group C80 under the Community 7 और हमारी कम्युनिटी हेड हैं जवेरिया अफगान। तो टॉपिक हमारा देखने में बहुत कैजुअल और कॉमन टॉपिक है,
और उतना ही ये कॉमन प्रैक्टिस में भी है। तो हम चाहते हैं कि इस कॉमन और कैजुअल टॉपिक को कॉन्शियसली करने की अवेयरनेस दी जाए लोगों को, स्पेशली पेरेंट्स को। तो बहुत ऑब्वियस रीजन है इस टॉपिक को चूज करने का, बिकॉज वी आर डूइंग दिस अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। तो जो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के ग्राउंड पे आप कह सकते हैं कि मोस्ट अपीलिंग और अट्रैक्टिव पिच अगर कोई हो सकती है तो वो पेरेंटिंग है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन कंटेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वन लाइनर स्टेटमेंट क्या है, रोड मैप किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या गोल है। थर्ड पॉइंट होगा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को एक समरी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और उसी समरी से, उसी पैटर्न से, उसी क्रोनोलॉजी से हमने कोशिश की है इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का रोड मैप डिराइव करने की। एंड दैट देन इन दैट रोड मैप हमने प्लेसमेंट की है हमारे स्पेसिफिक टॉपिक यानी पेरेंटिंग की। और ऑब्वियसली फिर हम पेरेंटिंग पे बात करेंगे जो कि हमारा 20 ईयर प्लान है। एंड एट द एंड इफ यू फील सम अनयूजुअल टर्मिनोलॉजीज, तो एट द एंड हमने थोड़ा ग्लॉसरी भी ऐड की है अगर टर्मिनोलॉजीज थोड़ी अनयूजुअल साउंड करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रोड मैप। बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन जो हो सकती है वो यही है कि विजन टू रियलिटी। एक इंसान के माइंड में अगर कोई विजन है एंड ही वांट्स टू कम दैट विजन इनटू द रियलिटी, उसको रियलिटी में लाने के लिए जो वो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएगा विद डिफरेंट माइलस्टोन्स, उसको रोड मैप कहते हैं। सिंपल वर्ड्स, दिस इज विजन टू रियलिटी जर्नी। हमारा क्या गोल है। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी मुस्लिम जनरेशन बिल्ड हो, एक ऐसी मुस्लिम जनरेशन हो जिसके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज इस्लाम का भी हो, अवेयरनेस हो। और ये काम कौन कर सकता है, डेफिनेटली पेरेंट्स ही कर सकते हैं। ऐसे बच्चे पैदा करने हैं जिनका हाई इंटेलेक्ट हो, और दे शुड नॉट बी अपोलोजेटिक टुवर्ड्स देयर रिलीजन। होता क्या है बेसिकली, उनकी उनकी कंफ्यूजन्स excuse me, हैं समर। रिगार्डिंग तीन। जी, समर, आप वाइड व्यू कर लेंगी अपने स्क्रीन का। सॉरी वो शेयर नहीं हुआ। लेट मी जस्ट, सॉरी। ओके, फाइन। जी, तो रोड मैप इज बेसिकली विजन टू रियलिटी। नाउ व्हाट्स आवर गोल। हमारा गोल है कि एक ऐसी मुस्लिम जनरेशन बिल्ड हो जिसके पास हाई इंटेलेक्ट हो और नॉलेज हो, अवेयरनेस हो ऑफ इस्लाम। उसको पॉलिजेटिक नहीं होना चाहिए टुवर्ड्स देयर रिलीजन। कंफ्यूजन्स हैं अभी, अगर बेसिकली बात करें, मिलेनियल्स भी आ जाते हैं इसमें। स्पेसिफिकली जेन जी की अगर बात की जाए ना, तो वो तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है। उनकी कंफ्यूजन्स भी खत्म करना चाहते हैं डेफिनेटली। जो अब नए बच्चे पैदा होने हैं तो उनके लिए इसको कॉन्शियसली, इस टॉपिक को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। इसके इम्पोर्टेंस में कुरान पाक की एक आयत कोट कर देते हैं यहाँ पे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ईमान वालों, अपने घर वालों को, अपनी जानों को और अपने घर वालों को आग से बचाओ जिसका ईंधन लोग और पत्थर है। यानी अल्लाह ताला ने अब कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी, डायरेक्ट आपको खोल के हर चीज बता दी है कि ये आपकी जिम्मेदारी है। कल को क्या होता है अंजाम आपका या आपके घर वालों का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हैं। माजल्ला अगर कोई पेरेंट्स इसको अभी भी कॉन्शियसली कंसिडर नहीं कर रहे, तो हक में जानिब होगी उनकी औलाद आखिरत में, कि वो अपने वालदैन को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं कि आपकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको वाज़े हुक्म दिया। तो अब बेसिकली जैसे अभी बात की कि कंफ्यूजन्स हैं जेन जी को हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं। उनको क्यों कंफ्यूजन्स हैं, क्योंकि उन्हें उनके पेरेंट्स ने अल्फा डिटरमिन नहीं करवाया सही तरह से। उनको उनका अल्फा ही टाइम टू टाइम वेरी करता जाता है। कैसे वेरी करता है, कभी उन्हें लगता है मेरे पेरेंट्स सब कुछ जानते हैं, फिर पेरेंट्स के बाद टीचर्स लगना शुरू हो जाते हैं, फिर साइंटिस्ट लगना शुरू हो जाते हैं, और वो कंफ्यूज ही रहता है सारी उम्र। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने ही अल्फा डिटर्मिनेशन करवानी है। अब वो कैसे करवाएंगे, डेफिनेटली उनके पास खुद उस किस्म का नॉलेज होगा तो वो ये काम करवा सकते हैं। अब इसमें बेसिकली तो इस्लामिक नॉलेज डेफिनेटली उसी की इम्पोर्टेंस है।
लेकिन एक थोड़ा सा ये भी मैं कहूँगी कि सुपरफिशियल सा नॉलेज दूसरी फील्ड्स का भी पेरेंट्स को ना कोशिश करनी चाहिए और लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आई एम नॉट सेइंग कि साइंटिस्ट बनने की कोशिश करनी है सबने, लेकिन क्योंकि दौर ऐसा है ना, रिक्वायरमेंट ऐसी है, डिमांड्स ऐसी हैं, बच्चों को अगर आपने डायरेक्शन देनी है तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत आपको नो हाउ होनी चाहिए कि क्या चल क्या रहा है, स्टेम क्या है, साइंस क्या है, स्पेस, एस्ट्रोनॉमी, व्हाट्सएवर, थोड़ा बहुत नो हाउ के तौर पे, ताकि आप डायरेक्ट कर सके। सुपरफिशियल नॉलेज का यही फायदा होता है, आप जब एक समरी लेते हैं ना तो उससे आपको डायरेक्शन देनी पता चल जाती है, इन डेप्थ की और ज्यादा फिर डेफिनेटली उसकी और एप्लीकेशन है। तो पेरेंट्स को नॉलेज खुद भी गेन करना होगा। फिर ऐसे पेरेंट्स की अंडर जब ग्रो करेंगे बच्चे तो डेफिनेटली वो भी उसी फ्लेवर के साथ ग्रो कर रहे होंगे जो फ्लेवर उनके पेरेंट्स उनको क्लियर आइडेंटिटी के साथ, क्लियर डिटर्मिनेशन के साथ दे रहे होंगे इंशाल्लाह। और एट द एंड वी विल हैव अ यंग जनरेशन विद स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन ऑफ इस्लाम, विद हाई इंटेलेक्ट एंड IQ लेवल इंशाल्लाह। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले 8 साल में जैसे सबसे पहले तो अगर बात करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत एज एन ऑर्फन हुई थी। अब वो जैसे ही पैदा हुए हैं तो आपकी वालदा ने आपको हजरत बीबी हलीमा सादिया के साथ डेजर्ट में भेज दिया। अब यहाँ से हमें ना ये जो आपको रेड हाईलाइटेड एरियाज नजर आ रहे होंगे, यहाँ से हमने पेरेंटिंग का फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की है। और ये क्या है कि उस वक्त की कस्टम भी थी बच्चों को भेजना दाइया के साथ, और एक तरह से ये नीड भी थी, यानी आपको पता था कि मेरे बच्चे की ये जरूरत है, इनको भेजना। तो आज के दौर में हम जो ओवर प्रोटेक्टेड मदरहुड या ओवर प्रोटेक्टेड पेरेंटहुड करते हैं, हमें उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि नीड्स और वांट्स में क्लियर डिस्टिंक्शन हमें होनी चाहिए, कि अगर एक चीज बजाहिर थोड़ी तकलीफदेह है या मुश्किल है लेकिन वो मेरे बच्चे के लिए ठीक है, देन आई मस्ट हैव टू अडॉप्ट दैट थिंग। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिलता है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन नीड्स एंड वांट्स आपको क्लियर हो। उसके बाद जब आप वहां से वापस आ गए 4 साल की उम्र में, तो बहुत ही कम टाइम आप अपनी वालदा के साथ स्पेंड कर पाए, ऑलमोस्ट 2 इयर्स। देन आपकी वालदा का इंतकाल हो गया, तो आपके दादा ने आपकी कफालत की जिम्मेदारी। अब यहाँ पे एक और सॉरी नेक्स्ट, और इस दादा के साथ आप 6 से 8 साल की उम्र में क्या देख रहे हैं कि आप अपने दादा जान को देखते हैं वो सोसाइटल डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है उनकी, वो ट्राइब्स की मीटिंग्स में जाते हैं, फैसले करते हैं, लीडरशिप स्किल देख रहे हैं वो अपने बड़ों की, और आपको वो उन गैदरिंग्स में लेके भी जा रहे हैं। यानी आप देखें कि कितना गहरा असर होता है इन चीजों का। एक लीडरशिप स्किल आप अपने बड़ों में, अपने सरपरस्तों में भी देख रहे हैं, और फिर डेफिनेटली वो उस आप में भी ग्रो करें। तो यहाँ से भी आगे से भी ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा कि पेरेंट्स का या जो भी सरपरस्त है उनके भी कोई कॉज होने चाहिए लाइफ के। वो बगैर कॉज के जैसे हम आजकल हैं हम लोग, इस तरह अगर है तो पेरेंटिंग फ्रूटफुल नहीं हो सकती। देन जैसे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी कफालत की जिम्मेदारी ली, उसके बाद आपके चचा ने, यानी आपका जब इंतकाल हो गया, आपके दादा का 8 साल की आपकी उम्र थी जब आपके दादा का इंतकाल हो गया, फिर 8 से ऑनवर्ड आपके चचा ने आपकी कफालत का जिम्मा उठाया। तो यहाँ से ना एक फैलेसी भी ब्रेक हो जाती है जो हमारी है ऑर्फन्स को लेके, यानी हम जिस तरह से वो उनको कंसिडर करते हैं बिल्कुल हेल्पलेस, और तरस आता है हमें उनपे, वो हमारी फैलेसी यहाँ पे ब्रेक हो जाती है कि वो जिम्मेदारी है सोसाइटी की। तो पेरेंटिंग इज अ सोसाइटल फिनोमिनन। थर्ड पॉइंटर हमने ये एक्सट्रैक्ट किया कि पेरेंटिंग इज अ सोसाइटल फिनोमिनन। तो उस दौरान आपने कुछ स्किल्स भी सीखी, हॉर्स राइडिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग वगैरह, आर्चरी, और आपने 12 साल की उम्र में सीरिया भी सफर किया अपने चचा के साथ। 12 से 25 साल की उम्र में माश का तो कोई खास जरिया नहीं था, कैटलिंग और इसी तरह यही चीजें थी थोड़ी बहुत। तो फिर आपने हजरत अम्मा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए शाम से तजारत की, और तजारत को फिर अपना पेशा भी बनाया, और फिर वहां से वापसी पे आपने आप उनसे निकाह किया, यानी शादी की 25 साल की उम्र। अब देखें 25 से 35 साल, यहाँ पे रसूलुल्लाह की लाइफ में चेंजेस आ रही हैं बहुत ज्यादा। आपके बच्चे भी हैं,
और आपने तज़किया स्टार्ट कर दिया है, और इसी एज पीरियड में आपको लोग जानना भी शुरू हो गए हैं एज एन डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी, जो सारे माशरे से बिल्कुल अलग है। वो सादिक हैं, वो अमीन हैं, लोग आपको सादिक और अमीन के नाम से जानना शुरू हो गए। और इधर से भी हमें पता चलता है कि पेरेंट्स का एक बिग कॉज होना चाहिए। जैसे अब आप गारे हिरा में जब जाते हैं तो डेफिनेटली एक पर्पस था, जो कि अभी वो सर्च कर रहे हैं बेशक, तो उसमें आपकी वाइफ आपको सपोर्ट कर रही है। और ये जो सपोर्ट है ये बहुत अहम रोल प्ले करती है इन पेरेंटिंग। उसके बाद आप 35 से 40 साल की उम्र में वही गारे हिरा का जो मामला है वो था, और फिर रेवलेशन फर्स्ट आई वहां पे। अब यहाँ जो अभी तक आपने लीडरशिप स्किल्स सीखी थी ना, उनकी एप्लीकेशन भी है। हजर असवद का जो मामला हुआ था, हजर असवद में यानी क्या था, क्यों आपको वो कमांड दी दूसरे ट्राइब्स ने? क्योंकि आपके एट्रीब्यूट्स ऐसे उनको नजर आ रहे थे सादिक और अमीन की, वो आप पे ट्रस्ट कर रहे थे। यानी आपने एट्रीब्यूट्स डेवलपमेंट में कितना ज्यादा फोकस करना है आज हमने, उसकी यहाँ से हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है। उसके बाद फिर जब वही आई तो सबसे पहले आपने अपने क्लोज जो लोग हैं उनको प्रीचिंग की, उन्हें तबलीग का काम शुरू किया। और फिर टाइम टू टाइम जो चेंजेस हुई हैं उनके अकॉर्डिंग मुश्किलात जो आई हैं, दार अरकम में भी रुके, माइग्रेशन हबशा की माइग्रेशन का भी आपने सजेस्ट किया सहाबा को, और इसी टफ पीरियड में मर्डर अटेम्प्ट्स भी हुए नाउज़बिल्ला। अच्छा, अब क्या किया, ये जब सारी चीजें हो रही थी, हालात इस तरह खराब हो रहे थे, तो आपने ऐसे लोगों को कनेक्ट किया जो जिनका इन्फ्लुएंस था, यानी बड़े पावर के लोग आए हैं साथ कनेक्ट हुए हैं, जैसे सैयदना उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं, हजरत हमजा इस्लाम कबूल करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इन ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने भी कितने ज्यादा जरूरी हैं। फिर इसी पीरियड में 45 to 50 में शेब अबी तालिब में भी रुके, बहुत ज्यादा जब हालात खराब हो गए, वहां से जब वापस आए तो आमुल हुजन जिसे कहते हैं, गम का साल, उसमें आपकी बहुत बड़ी दो सपोर्ट्स जो थी वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, अबू तालिब और अम्मा खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हा। और इसी के बाद फिर आप इंसिडेंस हुआ ताइफ का भी, वहां से भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। और फिर अल्टीमेटली मदीना की माइग्रेशन एक तरह से मैंडेटरी हो गई कि अब ये माइग्रेशन कर लेनी चाहिए। फिर मदनी दौर स्टार्ट हो जाता है, उसमें हम देखते हैं डिफरेंट थ्रेट्स भी थे, तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज और बड़ी कीनली स्ट्रेटजीज को बनाया गया। यानी अलायंस बनाए गए, मिलिट्री ऑपरेशंस भी हुए, गजवात हुए ना, और सोशल स्ट्रक्चर बिल्ड किया, डिफरेंट पैक्स भी किए, और इसके अलावा डेलीगेशंस भेजे, आईआर डेवलप किए, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये सारी जो मदनी दौर की जो स्ट्रेटजीज हैं, ये हमें पता चलता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट में आती है। तो अभी इससे पहले तक जो मामला थे वो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की कैटेगरी में ज्यादा सूटेबली प्लेस किए जा सकते हैं। तो इसी क्रोनोलॉजी पे हमने ये डिराइव किए हैं ये पॉइंट्स इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर रोड मैप के, कि सबसे पहले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। अच्छा, अब ये जो रोड मैप है ना, इसमें हर कोई खुद को खुद प्लेस करके देख सकता है। ये जो आप देखेंगे कि इतना गैप है सालों में, 10 से 20 साल, ये जो 5 चीजें हैं, हो सकता है किसी ने 4 अचीव कर ली हो या 3 अचीव कर ली हो, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। जिसने सारी अचीव करनी है डेफिनेटली उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो दैट्स वाई ये गैप या इंटरवल्स थोड़े लॉन्ग है। तो स्किल डेवलपमेंट, एक एज ग्रुप अभी करंट हर कोई इसमें खुद को प्लेस कर सकता है। एक ग्रुप होगा जिसको स्किल लेने की अभी इनिशियली जरूरत है, तो उसको अपनी स्किल डेवलपमेंट में, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप स्किल, फाइनेंशियल स्किल, व्हाटसोएवर जो भी हैं, वो सारी उन स्किल डेवलपमेंट पे काम करें। एक एज ग्रुप होगा जिसको इमीडिएट पेरेंटिंग पे फोकस करना है, तो वो डेफिनेटली पेरेंटिंग पे फोकस करेंगे। और अभी अगर टीन एज जो है हमारे पास, या जेन जी कह लें आप, वो इंफॉर्मेशन एनालिसिस उनको बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जैसे ट्रू और फॉल्स का कुछ समझ नहीं आ रही, स्याह सफेद ऐसे मिक्स हुआ पड़ा है, ग्रे एरियाज हैं, वी कांट आइडेंटिफाई के क्या ठीक है क्या नहीं। तो ये एनालिसिस बहुत अच्छा है, उन्हें तहकीक करने की आदत हो कि कौन सच बोल रहा है या कहाँ से मुझे ऑथेंटिक सोर्स कौन सा है, ये चीज बहुत जरूरी है। एट्रीब्यूट्स, और अब वो जो पेरेंटिंग के पीरियड से निकल गए बच्चे, नहीं हो सकी वैसी पेरेंटिंग हमारी या किसी की भी, तो अब हमने खुद से कोशिश करनी है कि जो रह गए हैं गैप उनको फिल करें। डेफिनेटली अब ये टास्क बहुत मुश्किल होगा, लेकिन
मुश्किल है तो इसका मतलब ये नहीं है छोड़ देंगे, एट्रीब्यूट्स तो डेवलप करने ही पड़ेंगे इन इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। एंड ऑब्वियसली मुस्लिम आइडेंटिटी, वही कन्फ्यूजन, उस कन्फ्यूजन को कैसे खत्म किया जा सकता है, मुस्लिम आइडेंटिटी पे काम करके किया जा सकता है, एट्रीब्यूट्स डेवलप करके किया जा सकता है। इमीडिएट सर्कल ऑफ लाइफ, इन पॉइंट्स के बाद फैमिली बिल्डिंग आती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। अभी तक जो आपने लीडरशिप स्किल्स सीखी हैं उनको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आप अपने क्लोज लोगों को दावा का काम करें, वहां से स्टार्ट लें, फिर आप उधर जाएं जी, आउटरीच ऑफ मिशन ग्रो करें। आप कैसे ग्रो करेंगे? उन लोगों के साथ कनेक्ट करें जिनका इन्फ्लुएंस है। इस दौरान आपको थ्रेट्स आएंगे ना, जैसे अभी हमने रसूलुल्लाह की लाइफ से देखा, थ्रेट्स आएंगे तो उन थ्रेट्स में आपने डिफेंस मैटर्स को कंसिडर करना है लाजमी। अलायंस बनाने हैं ऐसे लोगों के साथ जो पावर में है, और इस दौरान पॉलिटिकल अवेयरनेस भी देनी है। यानी डायरेक्ट उठ के अगर हम आज कहते हैं ना कि खिलाफत ले आए, तो पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप ये जर्नी सारा नहीं हम करते, क्योंकि हमने खिलाफत आएगी जब मैस ऑफ द पीपल, उनका इंटेलेक्ट बेहतर हो जाएगा। जब वो जान जाएंगे तब खिलाफत आएगी। 4 5 10 लोग मिलके फैसला कर लें तो डेफिनेटली वो खुद भी थक जाएंगे और बाकियों को भी थकाएंगे। तो पॉलिटिकल अवेयरनेस देनी शुरू करें कि अल्लाह का निज़ाम है और वही गालिब होना चाहिए। हम जिस बातिल के निज़ाम में है, इसका खत्म होना बहुत जरूरी है। एंड इन अपकमिंग 45 to 50 ईयर्स फिर आप लॉ एंड ऑर्डर यानी रिवाइवल ऑफ डिपार्टमेंट्स पे जा सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की चीजें सही कर सकते हैं, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स कर सकते हैं, खिलाफा के बारे में कोशिश की जा सकती है, डेलीगेशंस, आईआर। तो ये सारी चीजें फिर उस एज पीरियड यानी उस टाइम फ्रेम में फॉल करेगी। तो अब ये वही 4 पॉइंटर्स हैं जो भी हमने ऊपर से एक्सट्रैक्ट किए हैं सीरा से, कि पेरेंट्स के जो फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट किया कि डिस्टिंक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स पता हो पेरेंट्स को, पेरेंट्स का अपना कोई कॉज होना चाहिए, और जो पेरेंटिंग है उसको हमें सोसाइटल फिनोमिनन बनाना है लाजमी तौर पे। और लास्ट पे पेरेंट्स का रिलेशनशिप, जैसे हज़रत अम्मा खतीजा ने जो रोल प्ले किया है, दैट इज मतलब बहुत ही ग्लोरियस। किस तरह से वो सपोर्ट कर रही हैं, कभी ब्लेम नहीं कर रही कि बच्चे हैं घर पे या आप गारे हिरा में जाते हैं, बल्कि इतना ख्याल करती हैं कि जब खाना खत्म हो जाता, पहले तो खाना पहुंचाती हैं, खत्म हो जाता है उसकी फिक्र है, दोबारा पहुंचाती हैं। यानी पूरी तरह से अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हैं। तो हमारा भी पेरेंट्स का जब कॉज होगा तो आपस में उनको एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। ये है हमारा 20 ईयर प्लान फॉर पेरेंटिंग। इसमें ये जो ऊपर जो आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये रोड मैप के माइलस्टोन्स हैं, और नीचे हमने स्ट्रेटजीज को थोड़ा सा मेंशन करने की कोशिश की। विजन हमारा क्या है? कॉमनलाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सीरा। ये जो हमारा दीन है, इसकी यूनिवर्सैलिटी को जो है ना वो सेंसिटिव, मतलब हर एक को रियलाइज कराना है कि ये यूनिवर्सल है। आप हर दौर में इसको अप्लाई कर सकते हैं, हर दौर में कुरान को या नबी की सीरा से फॉर्मूला निकाल के नई टेक्निक्स अप्लाई करके स्ट्रेटजीज में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो इस चीज को हमें कॉमन करें। तो इसमें गोल हमारा क्या है? डेफिनेटली प्रिपेयरिंग जनरेशन विद हाई इंटेलेक्ट एंड आई। कैसे करेंगे? पैटर्न निकालेंगे सीरा से सबसे पहले, जो कि हमने अभी 4 पॉइंटर्स निकाले हैं। अब पेरेंट्स रिलेशनशिप, इसको हम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इसके लिए, इमाम गजाली ने स्ट्रेटेजी दी है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। पेरेंट्स का अपना कॉज, नीड्स एंड वांट्स कैसे पता चलेंगी? डेफिनेटली इसके लिए हमें साइकोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए, हमें साइंस की हेल्प चाहिए, न्यूरो साइंस की हेल्प चाहिए, कि कैसे हम बच्चे की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करें ताकि हमें पता हो किस टाइम पे क्या देना है क्या नहीं देना। सोसाइटल फिनोमिनन कैसे बना सकते हैं? या तो ऑर्फन्स की अगर बात करें तो स्टेट लेवल पे एक मंथली स्टाइपेंड हो जाए तो दैट वुड बी गुड इनिशिएटिव। और भी इतने ज्यादा टैक्सेस देते हैं हम, अगर एक टैक्स ऑर्फन का भी ऐड कर देंगे तो वो भी सारी यानी कलेक्टिव हमारी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी ऑर्फन्स के लिए। अच्छा, अब ऑर्फन्स के अलावा अगर जनरली बात की जाए कि इसको कैसे सोसाइटल, आप जिस पे भी इन्फ्लुएंस रखते हैं, हम में से हर एक का कहीं ना कुछ इन्फ्लुएंस होगा। तो वो इन्फ्लुएंस को आपने बड़ा कॉन्शियसली यूज करना है कि मेरे से छोटा या जो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, कहीं मैं मेरी जात से मेरे बिहेवियर से कोई गलत मैसेज तो नहीं ले रहा। तो ये कॉन्शियसनेस अपने माइंड में हर वक्त, यानी आप हर वक्त पेरेंटिंग के फेज में। सेकंड हमारा माइलस्टोन है, अच्छा हमने ना हर फील्ड के वो देखे हैं, करिकुलम है हर सब्जेक्ट के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू, यानी पहले आप ये पढ़ाएंगे फिर ये पढ़ाएंगे, सारा सेट है। कुरान का जो इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं
वो कब किस वक्त कौन सा कॉन्सेप्ट देना है, कोई करिकुलम हमें नहीं मिलता। तो हम ये चाहते हैं कि ये करिकुलम इस्टेब्लिश करें और ये सारा भी इसमें इस सारी चीज को डॉक्यूमेंट करें। और वो कैसे करेंगे, डेफिनेटली उसके लिए हमें उलमा कराम की हेल्प भी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट, इन सबको हमें कोलैबोरेशन में यूज करना है। कोलैबोरेशन करवा के इनकी हेल्प से हम वो एक डॉक्यूमेंटेड मटेरियल प्रिपेयर कर सकते हैं। जब ये कितनी देर में हो सकता है, विद इन 5 years आप कह सकते हैं कि ये काम हम ये माइलस्टोन अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। पहले 3 साल उसकी रिसर्च में हो सकते हैं, फिर 1 year हम उसको टेस्ट करेंगे इम्प्लीमेंट करके, फिर डेफिनेटली कुछ चेंजेस यानी रिवाइज करने के बाद कुछ चेंजेस करनी पड़ जाती हैं, रिवीजन आते हैं, तो फिर वो आफ्टर 5 years हमारे पास ये इंशाल्लाह ये अवेलेबल हो जाए। फिर उसको लेके हम रीच करेंगे मैथ्स को, यानी पेरेंट्स को और टू बी पेरेंट्स। पेरेंट्स को अभी क्या हो सकता है कि किस तरह से देर में भी ऑप्शन के वो खुद अपने बिहाफ पे उसको सीख लें क्योंकि डॉक्यूमेंटेड होगा, या हम उसके लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए सेपरेटली भी एस्टेब्लिशमेंट की जा सकती है, या जो डिफरेंट फाउंडेशन है उनके साथ भी कोलैब कर सकते हैं, तो ताकि उनकी ट्रेनिंग हो। अब ट्रेनिंग जो है ये सारे की बेस पे जो होगी वो हाफ हाफ ईयर, हाफ टू 1 year, दैट वुड बी इनफ इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो टाइमलाइंस हैं ये डेफिनेटली अप्रोक्सीमेट हैं। जब हम उस ग्राउंड में किसी चीज को प्ले करेंगे तो उसमें वेरिएशंस आती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। टू बी पेरेंट्स में हमने नॉर्मलाइज करने हैं सेशंस के, शादी से पहले या जब बच्चे होने उनसे पहले, कि पेरेंट्स पेरेंटिंग को कॉन्शियसली कंसिडर करें, इसे एज अ सब्जेक्ट लें, इसे एज अ स्किल लें। और तो इन सेशंस को नॉर्मलाइज करने की भी हमें जरूरत है। एंड अल्टीमेटली इंशाल्लाह 6 to 20 years में हमारे पास एक ऐसी जनरेशन पैदा हो जाएगी इंशाल्लाह जो कि अच्छे इंटेलेक्ट की होगी, हाई आईक्यू लेवल की। अच्छा, अब हमारे पास स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं कि किस तरह से हमने ये काम कर। सबसे पहले पेरेंट्स रिलेशनशिप कैसे करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि इमाम गजाली का हमने यहाँ पे जो उन्होंने दिया है 4 पिलर ऑफ पेरेंटिंग। 4 पिलर्स वो कहते हैं कि होते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स का रिलेशनशिप अल्लाह ताला के साथ, उसके बाद आपस में, फिर बच्चे के साथ रिलेशनशिप, एंड डेफिनेटली सोसाइटी में उनका क्या रोल है। तो ये चीज है, यानी दूसरों के साथ कैसे प्ले करते हैं। अल्लाह ताला के साथ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस होगी। अपना कोई दिन रात सोने जागने एक मोनोटोनस लाइफ अगर वो लग रही है, तो डेफिनेटली अपने आप को ही तो पहले पता करने की जरूरत है ना, कि क्या एक ही जैसे दिन रात है, खाना पीना सोना जागना पैसे कमाना, तो क्या है, कोई मकसद है ना। डेफिनेटली वो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो नो वरीज फॉर मटीरियलिज्म, इसमें ये जो मटीरियलिज्म है ना, ये आपकी थॉट प्रोसेस ही, कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस को रोक ही देती है एक तरह से, जब हम हर वक्त मटीरियलिज्म पे रहते हैं। हम नॉट सेइंग कि बिल्कुल मिनिमलिस्टिक हो जाए, बट इसके लिए वरी ना करें, जस्ट रिलैक्स फॉर द मटीरियल थिंग्स, फॉर द मटीरियल वर्ल्ड, एंड हैव द बिग पर्पस। वो मस्ट हैव बिग कॉज। अल्लाह ताला, अब बिग कॉज मुसलमान का क्या हो सकता है, डेफिनेटली अल्लाह के दीन का ही कॉज हमारे लिए बिग कॉज हो सकता है, तो वो हमने रखना है। अब इमाम गजाली ये कहते हैं कि ये चारों पिलर्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, यानी एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। अब जब बिग कॉज होगा तो डेफिनेटली एक दूसरे को सपोर्ट भी करना पड़ेगा, और वो सपोर्ट बहुत जरूरी है। हमें इसका लेसन रसूलुल्लाह की सीरा से भी मिलता है, जैसे अम्मा खदीजा ने आपको सपोर्ट किया अपने बच्चों के रहते। अच्छा, मस्ट कीनली अवेयर्ड ऑफ इन्वायरमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स। अभी जो फितने आसमान से बारिश की तरह आ रहे हैं, अवेयर होंगे पेरेंट्स। काफी सारी चीजें मोबाइल एप्स में ऐसी हैं कि इवन हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि क्या क्या चीजें आ गई हैं, कैसे कैसे फितने आ गई। तो ये अवेयरनेस भी पेरेंट्स को बहुत बहुत ही ज्यादा कीनली ऑब्जर्व करना चाहिए कि चल क्या रहा है। चाइल्ड के साथ कैसा रिलेशन होगा आपका, सबसे पहले तो उसके लिए आप उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करें, जिसपे डिफरेंट डेवलपमेंट्स हैं, वो हम इंशाल्लाह भी देखते हैं। और माँ या माँ बाप को ही पता होता है कि मेरे बच्चे का स्पार्क क्या है। वो स्पार्क फाइंड करना है, वो गॉड गिफ्टेड क्वालिटी उसकी फाइंड करनी है कि ये कहाँ पे किस ग्राउंड पे प्ले कर सकता है, ये आइडेंटिफाई करना पेरेंट्स का काम, ताकि वो उसी में ग्रो करे ना, उसी में ही एक्सेल वो ले, बजाय इसके कि हर जगह उसकी आप टांग अड़वा दें। तो उसका स्पार्क ले और डेफिनेटली उसको वहां पे उस फील्ड में एक्सेल कराएं। क्लैरिटी ऑफ विजन, क्लैरिटी ऑफ विजन जब माँ बाप का बड़ा एक मकसद होगा, उससे क्या होगा कि वही इंटर रिलेशन यहीं पे आपको नजर आ जाएगा
कि आपके बच्चे भी उसी मकसद के साथ ग्रो कर रहे होंगे, अपने माँ बाप को देख रहे होंगे, आपको कुछ मेहनत एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटो जनरेट हो जाएगी उसकी क्लैरिटी कि मेरे माँ बाप का एक मकसद है, तो मैं भी डेफिनेटली एक मकसद के साथ ही इस दुनिया में हूँ। तो उसकी बेस पे दे वुड हैव वर्ल्ड व्यू, वो कैसा एक्सीलेंट होगा, वी कैन इमेजिन दैट। दूसरों के साथ जो आप सोशलाइजिंग करते हैं वो भी डेफिनेटली आपके बच्चे पे इन्फ्लुएंस करती है। तो सोशलाइजेशन में भी पेरेंट्स अपने हर एक्टिविटीज अपने बच्चों को अपने माइंड में रखते हुए करनी चाहिए कि हमारी हर एक्टिविटी का असर हमारे बच्चे पे हो रहा है। अच्छा, अब नीड्स एंड वांट्स बच्चे कैसे पता चलेंगी, उसमें ये सारी टेक्निक्स आ जाती हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है। कैसे करेंगे? सेल्फ रिकॉग्निशन या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाती है। ये डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने ये दिए हैं पैटर्न, तो ये कोई हार्ड लाइनर नहीं है, थेरीज हैं। तो थेरीज में डेफिनेटली उसमें वेरिएशन या फ्लेक्सिबिलिटी के ऑप्शंस होते हैं, बट एक 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 स्केच आपके माइंड में आ जाएगा किस वक्त क्या चीज जरूरी। पायलट कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कि पहले 2 साल की जो स्टेज है ना उसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे के पास उसकी जो 5 सेंसेस हैं अल्लाह ताला ने उसको गॉड गिफ्ट दी हैं, वही उन्हीं को ही वो यूज कर रहा होता है, उन्हीं से ही वो सारी चीजें अपनी मैनेज कर रहा होता है। और इस पीरियड में एक एलिमेंट उसमें जनरेट हो जाता है जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमिनेंस। व्हाट इज ऑब्जेक्ट परमिनेंस? कि अगर उसका ब्रेन सही से डेवलप हो रहा है, तो ये आपने टेस्ट करना है जिनके भी बच्चे 2 साल के करीब हैं कि क्या उसमें ऑब्जेक्ट परमिनेंस डेवलप हुई है या नहीं। कैसे करेंगे आप उसकी कोई मनपसंद चीज उसके सामने पहले पड़ी है, देन उसको छुपा दें वहीं पे कपड़े से या जैसे भी छुपा दें। अगर वो उसको फाइंड करने की कोशिश करता है या वो उठा के देखता है, तो इसका मतलब है कि उसमें ऑब्जेक्ट परमिनेंस डेवलप हुई है। इसका मतलब है कि अगर एक चीज मुझे नजर नहीं आ रही लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, नजर नहीं भी आ रही, तो ऑब्जेक्ट परमिनेंस है, यानी परमानेंट वो वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये चीज उसमें अगर डेवलप हो रही है तो दैट्स मीन के ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से चल रही है आपके बच्चे की। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 to 7 years में। इसमें क्या होता है कि अब बच्चा ना सिंबलाइजेशन के थ्रू और अपनी सेंसेस के थ्रू उनके कोलैबोरेशन से सीख रहा होता है। लाइट से, यानी नूर क्या है, लाइट है, तो इस तरह आप उसको सिखा सकते हैं। और उसको दूसरी एक चीज जो यहाँ पे डेवलप होती है, क्वांटिटी मेजरमेंट्स। The element which generates in this period is conservation, concept of conservation. What is conservation? हम में से काफी ज्यादा लोगों ने ये कॉन्सेप्ट शायद वो एनर्जी की फॉर्म में तो सुना ही होगा, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसे कॉन्जर्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही मतलब है कि उसको पता है, फॉर एग्जाम्पल कि क्वांटिटी, अगर पानी का एक ग्लास जो लेंथ वाइज है और दूसरा विड्थ वाइज है, आपने एक से दूसरे में पानी उंडेल दिया और वो सारा आ गया उसमें, तो इसका मतलब है वो ये जान रहा है कि क्वांटिटी दोनों में सेम है, यानी क्वांटिटी और न्यूमेरिक्स नंबर्स, वो अब यहाँ भी उसके दिमाग में इन सब की हलचल चल रही है 7 साल की एज तक। तो उसमें कॉन्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। उसके बाद आ जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अब यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 to 12 में, वैसे तो बच्चा जब से बोलना शुरू कर देता है तब से ही वाई के क्वेश्चन करता है, लेकिन अभी जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, नाम भी उसका डिपिक्ट कर रहा है, ऐसी एग्जिस्टेंस जो फिजिकली चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनके बारे में वो बहुत ज्यादा सोचता है या क्वेश्चंस करता है। यानी टाइम, स्पेस, क्वांटिटी, माउंटेन्स, रिवर, एवरीथिंग, ये सारा कहाँ से आया है, कैसे आया है। तो ये वो स्टेज है जहाँ पे आपने उसके कॉन्सेप्ट्स डिवेल्प करने हैं इन चीजों को। अभी वो सिर्फ अपने माइंड में ना जमा कर रहे हैं चीजें इस एज पीरियड में, उसको नहीं पता इनसे मैंने एनालिसिस कैसे करना है, जमा ही हो रही है तो वो करना है, यानी आपने राइट कॉन्सेप्ट्स इस एज में उसको देने हैं। आफ्टर दैट इन द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 to ऑनवर्ड, यहाँ पे अब उसमें वो एबिलिटी डेवलप होना शुरू हो गई है। अगर ये पहली स्टेजेस अच्छे से परफॉर्म हुई हैं, तो अब वो गिवन डाटा जो हमने उसके माइंड में फीड किया है उससे वो एनालिसिस करके एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, कॉन्सेप्ट्स एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एनालिसिस करके अप्लाई करने की कोशिश करेगा। तो वो होगा उसका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो देन आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स में, यानी साइको सोशल में ये एट्रीब्यूट्स उसमें कैसे डेवलप होते हैं। ओके, ये जो थ्योरी है ये दी है एरिक्सन साइकोलॉजिस्ट ने। तो
उन्होंने बहरहाल वैसे सारी लाइफ का दिया, लेकिन क्योंकि हम पेरेंटिंग की बात करें तो हमने 13 to 18 ईयर यानी 15-16 ईयर्स, जो प्रोबेबली 14 ईयर्स कहते हैं कि पेरेंटिंग के होते हैं, तो वो हमने उतना यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया। समर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन आपने काफ़ी टाइम ले लिया और इसे वाइंड अप कर ले प्लीज़। जी जी, बस ये थोड़ा सा ही है। ओके। सबसे पहले इन्फेंसी की स्टेज होती है, यानी पहले 18 माह 1.5 साल में। उसमें क्या होता है कि बच्चा मिसट्रस्ट और ट्रस्ट की उसमें होता है। अगर केयर गिवर अच्छे हैं, पेरेंट्स अच्छे से केयर कर रहे हैं, तो वो एक ट्रस्ट का एलिमेंट यहाँ पे डेवलप हो जाता है। यही चीज अगर हम इसके ऑपोजिट देखें, वो बच्चे जिनको अच्छे से केयर नहीं मिलती, या मतलब पेरेंट्स नहीं होते, या नहीं मामला हो पाते वैसे, तो उनको ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं। तो पहले 18 माह में या 1.5 साल में बच्चे में होप डेवलप होती है, ट्रस्ट का एलिमेंट डेवलप होता है। उसके बाद आप उसको चॉइसेस दें, वो खुद से 1.5 से 3 साल की उम्र में खुद से अपने लिए चीजें वो चूज करे, कपड़े खुद चूज करे, थोड़ा सा अपने लिए सैंडविच बना ले, तो उसको आपने इनकरेज करना है। इसको कहते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। यानी अगर तो आप उसको इनकरेज कर रहे हैं तो उसमें विल पावर डेवलप होगी। अगर आप उसको डांट रहे हैं, डपट रहे हैं बार बार कि नहीं ऐसे नहीं करना था, कोई उसको चॉइसेस नहीं दे रहे, तो डेफिनेटली फिर वो शेम की तरफ जाएगा, सेल्फ डाउट्स की तरफ जाएगा कि पता नहीं मैं कभी ठीक करूंगा या नहीं करूंगा। तो ये चीजें आप देखें, जो हमें लगता है कि ये किसी बड़े का ही मसला हो सकती हैं, वो बच्चे से ही डेवलप होना शुरू हो गई। इसी तरह 4 to 6 ईयर्स में, जिसे हम प्री स्कूलिंग भी कहते हैं, यहाँ पे अब वो बच्चों के साथ कनेक्शन बनाता है। तो इनिशिएटिव की स्टेज है। इनिशिएटिव यानी खुद से इनिशिएटिव ले रहा है, तो डेफिनेटली वो उसको पता है कि मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, उसकी उसकी इंडिपेंडेंसी डेवलप होती है, जिससे पर्पस बनते हैं। और उसके बाद 7 to 12 ईयर्स में, जिसे स्कूलिंग कह लें, तो स्कूलिंग में डेफिनेटली कंपटीशन और कॉम्पिटेंसी का एलिमेंट डेवलप हो सकता है ना, आफ्टर दैट लॉयलिटी। तो ये स्टेप बाय स्टेप इसको डिटेल में आगे आप अवेलेबल भी है, वहां पे भी देख सकते हैं इंशाल्लाह। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो इन 3 चीजों का है: बर्थ ऑर्डर, टेम्परामेंट, सॉरी टेम्परामेंट, इन्वायरमेंट। बर्थ ऑर्डर में क्या होता है कि अगर तो एक ही बच्चा है तो फिर उसमें उसके उसके हीरोज उसके पेरेंट्स ही हैं। सेकंड और थर्ड चाइल्ड वो आइडलाइज करता है अपने बड़े सिबलिंग्स को, तो उसमें फिर आपने उन चाइल्ड के लिए बहुत कॉन्शियसली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, टेम्परामेंट प्रोवाइड करना है, कि उसको उसके हीरोज जो हैं, यानी जिनसे वो सीख रहे हैं, वो सही तरह से आइडेंटिफाई हो। मोरल डेवलपमेंट प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल होती है। यानी स्टार्ट में वो पनिशमेंट और ओबीडियंस से सीख रहा होता है, उसके बाद कन्वेंशनल में वो जो भी नॉर्म्स उसको लगता है कि बड़ों ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं वही ठीक है, वो उनको फॉलो कर रहा होता है। ये इंडिविजुअल है, ये थोड़ा सा ग्रुपिंग में आता है। और पोस्ट कन्वेंशनल फिर यानी सोशल ओवरऑल, जिसमें जस्टिस और वो सारी चीजें आती हैं, ये मोरालिटी उसमें इस तरह से स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती है। फिजिकल डेवलपमेंट कैसे करवा सकते हैं आप? एक्टिविटीज डिफरेंट परफॉर्म करवा के, स्पोर्ट्स, आर्चरी, ग्रुप गेम्स, ये सारी चीजें इनसे हो सकता है। सोसाइटल फिनोमिनन अगेन वही बात है कि नॉर्मलाइज करना है पेरेंटिंग फॉर एन ऑर्फन इन सोसाइटी। सो दिस इज द रेफरेंसेस आई हैव कोटेड अबव। तो ये मैं सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दैट इज ऑल अबाउट माय साइड। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह समर। आज की दोनों प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी थी और दोनों प्रेजेंटर्स ने अपने अपने पॉइंट्स हाईलाइट किए। कुरान सुन्ना की नज़र में जो है रोड मैप प्रेजेंट किया गया। आई होप के सेशन के बाकी सब पार्टिसिपेंट्स भी जो हैं वो इस पे मज़ीद गौर व फिक्र करेंगे और जिसका हमें हुक्म भी दिया अल्लाह ताला ने। इसके अलावा लेट मी रिमाइंड यू ऑल के आज की प्रेजेंटेशंस में जो है एक्स्ट्रा टाइम जो है लिया गया विच वाज नॉट अलाउड। मैं सबको बता रही हूँ ताकि नेक्स्ट जब भी कोई प्रेजेंटेशन दे तो उसे आइडिया हो कि हमने जो है जो गिवन टाइम है हमारे पास 15 to 20 मिनट्स का, उससे ही यूज़ करना है। और मैं देख रही थी कि चैट में लोगों के जो है वो फीडबैक आ रहा था कि हमें एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। तो इस पे मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ज़िंदगी में हमारे पास ऐसे बहुत से मौके आते हैं कि जब हमारे पास टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा और हमें अपनी बात पूरी करनी होती है। तब हम क्या करते हैं, हम उन लफ्ज़ों का चुनाव करते हैं जिससे कम वक्त में हमारी बात जो है ना अगले तक पहुँच जाए।
और ये तो सिर्फ एक आईएमएस का डिस्कशन फोरम है। यहाँ पे आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं, 20 मिनट्स दिए जाते हैं, या ज़्यादा भी मिल जाते हैं। तो आपका उन फोरम्स के बारे में क्या ख्याल है कि जहाँ पे आपको लिमिटेड टाइम दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि 5 मिनट में अपनी बात कह के जाएं, तो वहाँ पे आप इस्लाम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आई रिक्वेस्ट कि आपके पास ये एक मौका है डिस्कशन फोरम का। इससे आप सीख सकते हैं कि ये सारी स्किल सीख सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट की स्किल सीख सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल भी सीखें, ताकि इन फ्यूचर जब जब भी हमें मौका मिले इस्लाम को रिप्रेजेंट करने का और हमें कहा जाए कि 5 मिनट में आपने अपनी बात कहनी है, तो हमारे पास जो है ना ये हर्डल ना हो टाइम मैनेजमेंट की। तो अब हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। जिसके क्वेश्चंस हैं वो अपना हैंड रेज कर लें प्लीज। ओके, सादिया, आई एम अनम्यूटिंग यू। जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। जी, बाकी वेलकम। प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी थी और मेरा सवाल समर नौरीन से है। इन्होंने पेरेंटिंग की बात की है, तो इन्होंने बहुत अच्छा रोड मैप बनाया जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का। उसमें इन्होंने ये बताया कि हमारे नबी की पेरेंटिंग कैसे हुई। अब वो दौर काफ़िरों का था और जो करने वाले थे वो भी कोई ईमान वाले नहीं थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमारे नबी ने कैसे पेरेंटिंग की, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इन्होंने बहुत सारे और भी लोगों की वो पॉइंट्स दिए कि इतने सालों में इतना बच्चे को इस तरह डेवलप करें, वो सारा। लेकिन मेनली हम मेरा ख्याल है हमें ये जानना चाहिए था कि हमारे नबी ने कैसे बच्चों की परवरिश की। जी, इसमें देखिए जो पॉइंटर एक्सट्रैक्ट किए हैं ना, वो पॉइंटर सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेरेंटिंग कैसे हुई उसमें भी थे, एंड आफ्टर दैट रसूलुल्लाह ने कैसे की उसमें भी थे। पहला पॉइंटर था कि पेरेंट्स का बिग कॉज होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का क्या कॉज है हम सबको पता है। दूसरा पॉइंटर था कि हमें इसे सोसाइटल फिनोमिनन बनाना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू तालिब के बेटे यानी अली बिन अबी तालिब की कफालत की जिम्मेदारी दी कि क्योंकि आपके पास भी हजरत अबू तालिब के काफी बच्चे थे, तो यानी आपने अपने चचा के साथ मशवरा किया कि हमें इनका थोड़ा सा बोझ को कम करना चाहिए, तो उन्होंने अली बिन अबी तालिब को अपनी कफालत में ले लिया। तो ये आपको पॉइंटर जो हमने फार्मूला एक्सट्रैक्ट किया है वो रसूलुल्लाह की लाइफ से भी मिलेंगे और आपकी पहले जो हुई है वहां से भी, यानी आपकी पेरेंटिंग जैसे हुई है वहां से भी। ऐसे नहीं है कि सारे हमने पहले से एक्सट्रैक्ट किए हैं, आगे भी हैं। पेरेंट्स का आपस में रिलेशनशिप वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हजरत अम्मा खदीजा ने सपोर्ट की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो वहां से भी आपको रसूलुल्लाह से ही डायरेक्ट रेफरेंस मिल रहा है। Okay, before moving to the next question, let me announce कि फीडबैक फॉर्म चैट में शेयर कर दिए। आपके जो भी कंसर्न सजेशंस हैं वो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ओके, फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमा फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, प्रेजेंटेशंस दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। अब ये सेकंड के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसमें ना कंटेंट बहुत ज़्यादा था। हम जैसे-जैसे इसको सुनते जा रहे हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एट द एंड वो सारे में से ना कुछ याद नहीं है। तो मेरा ये कहने का मेरी सजेशन अगर आप मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर इनकी खाली जो आखिरी वाली स्लाइड थी ना, पैटर्न फ्रॉम सीरा, दैट वाज इनफ टू एक्सप्लेन इन अ सिंगल प्रेजेंटेशन। वो बहुत अच्छी थी, सारी अच्छी हैं, लेकिन उससे ये होगा कि हमें वो याद रहेगा। अब जब इसकी रिकॉर्डिंग आएगी हम सुनेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि जितना ज़्यादा आपका कंटेंट होगा वो याद रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सारी ही बहुत अच्छी थी। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर इतना डिटेल्ड की बजाय कुछ इससे टाइम भी बहुत लगा है, तो अगर हो तो प्रेजेंटेशन दोनों बहुत अच्छी हैं, स्पेशली ये वाली समरा की भी। और इसमें यह है कि उतनी चीज़ अगर हो जो हमें हिट करे हमारे ब्रेन में, तो हम उसको मेरा ख्याल ज़्यादा अपने में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ माय पॉइंट। जी आसमा ठीक हो गया। और बाकी सबका जो सजेशन होगा वो प्लीज़ आप फीडबैक फॉर्म में जो है शेयर कीजिएगा। और जिनका क्वेश्चन है वो अपना टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछें। ओके, आरशी।
जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। काफ़ी बेहतरीन आप लोगों की प्रेज़ेंटेशन की, बारकल्लाहु फ़ीक। मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि अब जैसे आपने बताया सोसाइटल फिनोमेना में यतीमों की वो करनी चाहिए, बहुत अहम और बहुत ही मुख्तलिफ आपका मैंने ये पॉइंट देखा, इस पर काम करना चाहिए। मुझे उससे एक ख़्याल आ रहा था कि हम जैसे मैं खुद ये चीज़ हमेशा फ़ेस करती हूँ कि बच्चे हैं हमारे, मगर आज वो ज़माना चला गया जिसमें दादा-दादी, नाना-नानी बिल्कुल अपने बच्चों मतलब उनका वो था एक नेचुरली उनको लगता था ये हमारी सारी लायबिलिटी है या सँभालना है हमें भी। अभी इंडिविजुअलिज़्म की वजह से नहीं हो पाता है। बच्चे हो भी रहे तो बस माँ-बाप अपने घरों में एक न्यूक्लियर सा फैमिली सिस्टम हो चुका है। और तो उस इस दौर में हम कैसे वो इंडिविजुअलिज़्म को कैसे टैकल करें? मतलब आपका कोई सजेशन अगर हो तो? अ, जी, इसमें ऐसे ही है कि आप अपनी विसिनिटी में ही देखें, अगर इस तरह का कोई पर्सन यानी आपको कोई बच्चा लग रहा है कि इसको मैं इसकी कफ़ालत का ज़िम्मा पूरी तरह से नहीं, कुछ आप उनकी हेल्प आउट करें, तो तब भी आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन ऐड हो जाएगी। बेसिकली तो हम चाहते हैं कि देखिए मुस्लिम उम्मा एक यूनिट है ना, तो उस यूनिट को ही कलेक्टिव स्केल पे हमने जनरेट करना है। उसी यूनिट में इसको हमने सोसाइटल बनाना है। तो जब एक चीज़ यूनिट होती है, कलेक्टिव स्केल पे होती है, तो उसमें आप कंट्रीब्यूट करते हैं। अब कंट्रीब्यूशन की डेफिनेटली कोई लिमिट नहीं होती, हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक फिजिकली, इमोशनली जैसे भी कंट्रीब्यूशन है, हर कोई जैसे अब हम आईएमएस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, सबका कंट्रीब्यूशन डिफरेंट है। हर कोई जिसको जैसे सूटेबल है वो वैसे कर रहे हैं। तो आप अपनी विसिनिटी में ही देखें, अगर कोई ऐसा अवेलेबल है जिसको आप कर सकें, जितना आप कर सकें तो लाजमी उसकी हेल्प आउट करें। एंड दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि दिस इज नॉट ओनली फॉर ऑर्फन्स, वैसे भी आपके घर में भी जो बच्चे हैं, कफालत के अलावा भी जो आपको जिन पे आपका कुछ भी इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, आप उधर उस इन्फ्लुएंस में भी कॉन्शियस हो जाए कि मेरा इन्फ्लुएंस कैसा जा रहा है, या मैं जो साउंड कर रही हूँ वो कैसा इम्पैक्ट जा रहा है, उसमें भी आप कॉन्शियस हो जाएं, तो भी आपका पेरेंटिंग में कंट्रीब्यूशन हो जाएगी अदर देन योर चिल्ड्रन। Okay, let me ask the other questioner. Okay, Junaid. अस्सलाम वालेकुम। ये आपने जिस तरह एक पॉइंट रेज किया है कि हम एक एक्स्ट्रा अगर टैक्स फॉर एग्जांपल दे दें बच्चों की कफालत के लिए, मेरा एक ही सवाल था कि क्या अगर हमने फाइनेंशियली भी ओवरऑल इस्लाम के सिस्टम को देखा है या पढ़ा है किसी ने, वो कोई और भी इस पे कमेंट कर सकता है, क्या आउटसाइड ऑफ ज़कात एक मुस्लिम हुक्मरान लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सकता है किसी भी फॉर्म में? देखें, टैक्सीज तो अब इसकी तो मुझे डिटेल उस शरीयत के हवाले से तो नहीं पता, मैंने तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको ऐड किया है कि टैक्सीज तो हम बहुत सारे पे कर रहे हैं ना, तो एक कॉज के लिए भी अगर उसको एक ऑप्शन है कि उसको टैक्स बना दिया जाए, या स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ले ले अपनी ही, यानी वो अगर आवाम से नहीं भी ले रहे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे स्पेसिफिकली ऑर्फन्स के लिए वो स्टाइपेंड, मंथली स्टाइपेंड जो है वो लगा दे। और अगर ऐसा स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही, जैसे कि बाकी सारी चीज़ों की भी नहीं ले रही, और हर चीज़ पे अवाम पे डिपेंड कर रही है, तो ये भी एक अच्छा कॉज भी उसमें ऐड कर देना। हम फौज को पाल लें और सारे मामला करने के लिए भी टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो एक अच्छे कॉज के लिए भी अगर आ जाता है तो अगर जहाँ तक बात फतवे की है तो सॉरी, मुझे उस बारे में नहीं पता। ओके, अगर कोई और आंसर करना चाहे तो प्लीज कर सकता है, अपना हैंड रेज कर लें आंसर करने के लिए। ओके जुनैद, आपका क्वेश्चन रिकॉर्ड हो गया है तो आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई रिप्लाई कर देगा। ओके इफ्रा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक तो पहले से फीडबैक लाइट से देना चाहूंगी कि ओवरऑल सेशन अच्छा था और इस तरह के सेशन यानी
इसके जो डिफरेंट स्टेप्स है ना, उनके ऊपर अलग से भी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंटिंग जो है ना वो बेसिक स्किल डेवलपमेंट कर रहा होता है और न्यू जनरेशन पे इफेक्ट कर रहा है, जो भी हमारी जो है अब परवान चल रही है। तो और बहुत सारे यंग पेरेंट्स जो हैं, आई थिंक वो इस कम्युनिटी का हिस्सा भी हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट सा ये है, इसी टॉपिक से रिलेटेड, कि जैसे अभी मैम ने डिस्कस किया प्रॉफिट का भी सारा एरा, जिसमें उनको 8 इयर्स के स्टार्टिंग ईयर्स जो है उनके दाई हलीमा के पास जो है, उन्होंने अम्मा हलीमा के पास जो गुजारे। तो वो तो एक वे है, लेकिन हम बेसिकली जो हमें उल्मा बता रहे होते हैं वो वे बता रहे होते हैं जिस वे से प्रॉफिट ने अपने जो है बच्चों को पाला, और किस तरह से उन्होंने पेरेंटिंग की, हजरत खदीजा ने किस तरह से पेरेंटिंग की, या हजरत फातिमा ने किस तरह से पेरेंटिंग की, उसको ज्यादा जो है अबव रखा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अब अगर आपको पता है तो आप बता दें, या कोई और कम्युनिटी में से इससे आंसर, इस बारे में आंसर करना चाहता है कि अभी अब बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो फाइनेंशियली जो है अपने घर को सपोर्ट भी कर रही हैं, मल्टीपल ड्यू टू रीजन, तो उनको जॉब भी करनी पड़ती है। तो क्या इस्लाम में डे केयर को जो है डिस्करेज किया जाता है या नहीं? और इस वजह से ये मतलब मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन समझने, क्योंकि थोड़ा सा मैं इस चीज में कंफ्यूज हूँ कि क्या जो है अगर आपके पास अवेलेबिलिटी जो है बच्चे को संभालने की घर में नहीं है, और 2 लोग मौजूद हैं, तो क्या जो है इट्स अ गुड ऑप्शन कि आप जो है 3 घंटे के लिए और 4 घंटे के लिए आप बेबी को डे केयर करवा दें, और जो है उससे बीच में यानी नियर अपनी जॉब प्लेस के उसे विजिट भी कर सकें। मतलब ये वाली चीज क्या इस्लाम में डिस्करेज है या नहीं है? थैंक यू सो मच। द प्रेजेंटर लेफ्ट, आई गेस उनका कोई नेट का इशू हो गया होगा। तो अगर कोई और आंसर करना चाहे तो प्लीज रेज योर हैंड। जुफी खान, आई एम अनम्यूटिंग यू, अगर आप आंसर करना चाहते हैं तो प्लीज आंसर हर। नहीं, मुझे क्वेश्चन करना था। जी जी, मैं क्वेश्चन करता हूँ। जी हफ्सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज मैं सेशन नहीं सुन पाई, उसकी वजह से कि मेरी अपनी एक क्लास चल रही थी, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको सुनूंगी आपकी रिकॉर्डिंग में। अल्लाह करे मुझे जल्दी मिल जाए। ये जो इन्होंने क्वेश्चन किया ना, इसके ऊपर मैं थोड़े से अपने पर्सनल व्यू देना चाहूंगी, क्योंकि ये जितनी भी खवातीन बैठी हुई हैं, यंग पेरेंट्स या यंग गर्ल्स, मोस्टली जो एज ग्रुप है, हो सकता है कि इसमें मेरे एज ग्रुप में भी कुछ लोग हों, तो वो मैं हो सकता है वो इससे इत्तेफाक भी करेंगे। मेरा इसके ऊपर जो स्टांस है वो ये है कि जब मैं, क्योंकि मैं खुद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट से ग्रेजुएट थी, और आप जो उनमें से जो लोग आपको जानते हैं, आप उस फील्ड को जानते हैं, तो आपको पता है कि वो कितना प्रोफेशनल फील्ड है। मैं यूएसए में आई और मेरे बच्चे जो थे वो बॉर्न हुए, तो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो जाहिर है वो मोस्टली हर बंदा चाहता है कि वो जॉब करे। इवन मैं जब पाकिस्तान में थी तो तब मैं जॉब करती थी। मैं ये यहाँ पे अपना स्टांस ये देना चाहूंगी कि उस वक्त मैंने जॉब नहीं की। कुछ अर्सा मैंने जॉब को रोक के रखा, और तकरीबन कह लें कि मैंने 8 साल तक जॉब नहीं की। मुझे सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन उसमें मैंने और मेरे हस्बैंड ने म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि वो डबल जॉब कर लेंगे और मैं नहीं करूँगी। उसकी वजह ये थी कि अगर आप इस पे आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, क्योंकि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डे केयर में दिया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि इसकी गुंजाइश है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन मैं ये यहाँ पे ये आपको कहना चाहूँगी कि जो बच्चों के छोटे बच्चों के जो दिन होते हैं ना, बहुत छोटे बच्चों के, वो आपके साथ वो इतने प्रेशियस होते हैं कि अगर आप उनको
किसी भी डे केयर में दे देंगे ना, अब जैसे इस वक़्त अगर आप चाहती हैं कि मैं डे केयर में दे दूँ, आपको नहीं पता कि वो किस तरह का इन्फ्लुएंस लेगा। अगर तो आप वाक़ई समझती हैं कि वो एक दीनी लिहाज़ से, इंटेलेक्चुअल लिहाज़ से, साइकोलॉजिकल उस बच्चे के ऊपर बहुत प्यारा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो अगर आप उसको दे भी देती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। या आपकी अपनी मदर हैं या आपकी बड़ी सिस्टर हैं, वो उसकी कुछ देर के लिए टेक केयर कर रही हैं तो कोई बड़ी, लेकिन अगर आप अननोन बंदे के हाथ अपने बच्चे दे रही हैं तो मुझे लगता है कि दिस इज़ अ डिज़ास्टर, क्योंकि यू डोंट नो दैट इनपुट, एवरी सिंगल इनपुट व्हाटएवर इज़ गोइंग इन हर और हिज ब्रेन, इन योर किड्स ब्रेन विल कम आउट इन अ मैग्नीफाइड वे। तो अगर आपको बहुत मजबूरी नहीं है और आप कुछ अपने अखराजात को कंट्रोल करके और अपने बच्चे को कुछ अरसा, जैसे 7 से 8 साल आप थोड़ा-सा अपने आप को होल्ड कर लेती हैं या कोई ऐसी जॉब कर लेती हैं, क्योंकि जब मेरे बच्चे थे तो उस वक़्त तो ऐसी कोई प्राइवेट जॉब्स भी नहीं थी जो घर से की जा सकें। तो अगर कोई ऐसी जॉब आपको मिल जाती है कि जिसमें आप खुद से कर सकती हैं, घर में कर सकती हैं, या फिर आप दूसरे बच्चों की भी डे केयर ले लें, ये कर सकती हैं आप। आई डोंट नो, मैं इतना लंबी बात नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आप किसके हैंडओवर बच्चा कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये आप बहुत बड़ा डिज़ास्टर क्रिएट कर लेंगी, बाद में बच्चे आपके हाथ में नहीं आएँगे। क्योंकि जो आपके बच्चे का जो एसोसिएटेड टाइम होता है ना आपके साथ, आप उसको बहुत अच्छा, आप यकीन मानें कि जितने छोटे बच्चे आप अपने साथ, लोग कहते हैं जी छोटे बच्चे नहीं मानते, जितने छोटे बच्चे को आप ट्रेन कर सकती हैं ना, उतनी जल्दी वो ट्रेन होगा आपके साथ, आपके बिल्कुल एग्ज़ैक्टली आपकी, आप 100% ना कहें लेकिन 95-90% फ्रीक्वेंसी वो आपसे ले लेगा और वो आपकी बातों पे चलेगा। अगर आप, और माशाल्लाह आप लोग तो सब सीरत सीख रहे हैं, माशाल्लाह आप लोग तो जो है ना वो दीन के साथ एजुकेशन ले रहे हैं। मैं इसमें ये नहीं कह रही कि वो हलाल है या हराम है, लेकिन मेरा पर्सनल जो है ना वो एक्सपीरियंस ये कहता है, क्योंकि अब पहले मुझे लगता था कि मेरे ऊपर ज़ुल्म हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब मुझे लगता है कि दैट वाज़ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। और अब मैं यंग पेरेंट्स को ये मशवरा देती हूँ कि इन केस आप कम खा लें, थोड़ा खा लें, कम कर लें, लेकिन आप ऑर्गेनिकली खुद अपने हाथ से बच्चे को रेज़ करें। आपको ये, आई मीन यू विल थैंक यू मी लेटर ऑन। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। ओके, थैंक यू हफ्सा। समर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं सुना, लेकिन यही है कि इस तरह से डे केयर में देना चाहिए या नहीं। एक्चुअली बच्चों पे नहीं, वो जॉब पे भी बात कर रही थी कि वुमेन, हाउ कैन वुमेन जॉब, और क्या वो जॉब कर सकती हैं या नहीं। सिस्टर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वही बात है। अगर सीरा से भी आप देखें तो अगर तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, यानी जिसको आप दे रहे हैं, क्या वो हजरत हलीमा सादिया की तरह टेक केयर करेगा, उस तरह से वो कॉन्शियसली और यानी अपना समझ के अपनाएगा। तो अगर तो ऐसा ट्रस्ट किसी पे है तो किया जा सकता है। और जो डे केयर के हालात हैं वो वहाँ पे तो ऐसे हालात बिल्कुल भी नहीं है, वो हमें पता है। तो दैट वुड बी डेफिनेटली डिजास्टर, जैसे सिस्टर ने बोला। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ रिजवाना आमिर। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हफ्ता की बात को ही एग्री करूंगी जो सवाल इन्होंने पूछा है। तो थोड़ा सा इनका जो है अगरचे इनका साथ दिया जाए, जैसे कहना चाह रही हैं ये कि मैं अपनी जॉब करके बच्चों को अपने किसी डे केयर सेंटर में डाल सकती हूँ। तो पहले तो ये वहाँ का जाके ना इन्वायरमेंट देखें अगर वो सुटेबल है इनके बच्चे के लिए, और उसके बाद ये अपनी जॉब के बाद जो है अपने बच्चे को तवज्जो दे सकती हैं, क्योंकि बच्चा अटेंशन मांगता है। बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए जो ना माँ की तवज्जो। तो अगरचे माँ की तवज्जो पूरी ये प्रिपेयर कर सकती हैं उसको, जैसे बाद में भी घर लाके भी उसको कर सकती हैं, तो फिर मेरा ख्याल में इनके लिए जॉब करना कोई वो नहीं है। मतलब कर सकती हैं अगरचे करना चाहें, क्योंकि अक्सर लोग माली हालात की वजह से भी परेशान होते हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि महंगाई का बहुत दौर है। लेकिन अगरचे तवज्जो की बात की जाए तो फिर बच्चों के लिए जो ना मसला भी बन जाता है कि हम अपने बच्चों को फिर वो तवज्जो नहीं दे पाते, वो अटेंशन नहीं दे पाते जो असल में एक घर की औरत देती है।
तो कोशिश यही करें कि आप जो ये जिन्होंने ये हफ्सा थी ना, इन्होंने जो बताया है कि घर में ऑनलाइन कर लीजिए, तो इस तरीके से ये भी हो सकता है कि अपने बच्चों को जो है ना आप तवज्जो भी दे रही हैं, उसको दीन भी सिखा रही हैं, क्योंकि 5 साल की उम्र तक तो बच्चे को बिल्कुल यानी इजी फील भी कराना चाहिए उसको, और खेल खेल में उसको बहुत कुछ सिखाना भी चाहिए। तो वो जो माँ कर सकती है ना, वो मेरे ख्याल में डे केयर में या कहीं भी कोई भी A to Z कोई भी रिलेटिव हो, वो बात नहीं आएगी, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो। लेकिन जो माँ सिखाएगी ना, उससे ज्यादा कोई नहीं सिखा सकता मेरे ख्याल में, क्योंकि बच्चे जो है ना ये देखिए हमारे अंदर ना फितरत है कि हम किसी हाल में खुश नहीं रहते। तो बच्चा जरूर थोड़ा सा बड़े होकर कंप्लेन करेगा कि आपने मुझे डे केयर में डाल दिया, आपको तो बहुत जरूरत थी जॉब्स की। हालांकि माँ बाप जो होते हैं बच्चों के लिए ही कुर्बानियां दे रहे होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ दीन से ज्यादा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि दीन कुर्बान हो जाता है फिर इस तरह का से ना लोग। जी जी रिजवाना, आपका बहुत शुक्रिया। मैं एक्चुअली आपको इसलिए कर रही थी, कट कर रही थी ताकि बाकी सबको भी मौका मिल जाए। हमारी ये वाली डिस्कशन आई थिंक काफ़ी डिटेल में हो गई है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगी कि जस्ट अ मिनट। मुबशरा अख्तर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सॉरी कि अभी आप चाह नहीं रही थी कि मजीद इसी पे बात हो, लेकिन मैं थोड़ी सी डिफरेंट बात करना चाह रही हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर इस्लाम की रोज से देखें तो उस वक्त दौरे जहालत में भी ये सिस्टम था, इस्लाम से पहले भी था, और इस्लाम आने के बाद भी कुछ अर्से तक ये सिस्टम रहा कि अपने बच्चों को पालने के लिए आगे भेज दिया जाता था। और उसमें कुरान में भी ये हुक्म है कि अच्छी औरतों से दूध पिलवाओ। तो इसका मतलब है कि ये एक सिस्टम था और ये अप्रूव्ड है। तो दूसरी चीज ये कि अगर औरतों की जॉब के हवाले से देखा जाए तो हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो बिजनेस करती रही, तो इसके हवाले से देखा जाए तो खवातीन जॉब कर सकती हैं, अपने काम कर सकती हैं। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि अगर हम पेरेंटिंग की बात करते हैं कि जी पेरेंट्स जो हैं उनके साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होती है, और अगर हम बच्चे अपने खुद नहीं पाल रहे तो ये बहुत कोई बुरी बात है। तो क्या, अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि क्या एक आजकल जो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पाला है, सबसे ज्यादा तो आजकल पेरेंट्स के ऊपर सवाल उठ रहा है कि हमने ही गलत पाला, तो ऐसी इमोशनल अटैचमेंट जो कि आपको आगे जाके खराब कर दे वो बेहतर है, या ऐसा कोई आपको इदारा मिल जाए जहाँ पे अगर आप 4 साल या 5 साल तक अपने बच्चे को छोड़ते हैं, जहाँ पे उसकी बेहतरीन तालीम और तरबियत हो जाए। मैं समझती हूँ कि ऐसे इदारे बनाने की जरूरत है कि जहाँ पे इतने छोटे बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाए, क्योंकि हम में से बहुत सी ऐसी जाहिल औरतें हैं जो अपने बच्चों को प्रॉपर पाल नहीं रही हैं, और वो उनको काफी हद तक जाहिल बना देती हैं। जाहिर है कि शुरू के जो साल हैं 1 से 7 साल का अरसा, जिसमें एक बच्चे की नेचर डेवलप हो रही है, और अगर उसमें उसको बुरा माहौल मिल रहा है, हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तानी घरों के माहौल क्या है, और वहां से वो झूठ बोलना सीखते हैं, बेमानियां सीखते हैं, सब गलत काम सीखते हैं। तो क्या उससे बेहतर नहीं है कि हम किसी ऐसे इदारे में उनको डालें जहाँ पे उनकी प्रॉपर एक तालीम और तरबियत दोनों हो, और उसके बाद वो अपने घर आए। जब वो इतने मजबूत होके आएंगे तो मे बी कि वो अपने माँ बाप को भी ये कहने के काबिल हो कि आप यहाँ पे गलत। तो मैं समझती हूँ ये चीज होनी चाहिए, और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर कोई औरत अपना पेशेंस लेके चल रही है, कोई काम करना चाह रही है, वो जरूर करे, लेकिन इदारे ऐसे होना बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल में इसको फोकस करना चाहिए, ये एक अच्छी चीज है। थैंक यू सो मच। ओके, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम शेरदिल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, मेरा ये जो टास्क वन जो बात की थी ना उससे रिलेटेड है। मेरा थोड़ा सा जो स्ट्रेटजीज में बात की थी ना मैम, ये सिस्टर ने, तो दरअसल अभी पेरेंटिंग पे सारी बात चल रही है, टास्क वन के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। तो उस पर मेरी एक बात थी कि स्ट्रेटजीज में उन्होंने बात की थी कि जो स्ट्रेटजीज का मेन फोकस के फिजिकल इंटरेक्शन। तो मेरा ख्याल है कि मैंने पहले भी सजेशन दिया था लेकिन मुझे इसका कोई रिप्लाई नहीं आया, ग्रुप में भी बात की थी। इस टाइम जो मौजूदा हालात के मद्देनजर रखते हुए मैंने उस एंगल में बात की थी कि जो इस टाइम चल रहा है फिजिकल इंटरेक्शन, मैंने पहले भी कहा था कि जो बड़े बड़े सिटीज़ में जो बॉयज़ हैं आपस में कनेक्ट हों, तो इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है जैसे बाइकआउट, ये मेरा अलग सवाल है, इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि
हमें जो बॉयज हैं, जैसे गर्ल्स का मैंने देखा है कि इनका जो नॉलेज है ना वो लड़कों से ज्यादा अच्छा है। मतलब ये रिसर्च अच्छी कर सकती हैं, ये चीजें वगैरह। तो ये ग्रुप एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पे हम ये चीजें कर सकते हैं कि गर्ल्स इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें और बॉयज, जिस तरह अभी एक एग्जांपल दूंगा सिर्फ के, जैसे कि मस्जिद में जैसे सालिदीन सर ने कहा है कि मॉस्क में जाओ, प्रेशराइज करो। अब इस टाइम बाइकआउट चल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ खुतबात में, मस्जिद में, जुम्मे में कोई बात ही नहीं करता, कोई किसी को पता ही नहीं, किसी को नॉलेज ही नहीं है। लेकिन जब जब ये सेम ऐसे ही जैसे कादियानियों को चल रहा था तो बॉयकॉट चला था, तो हर मस्जिद में हर इमाम को पता था प्रोडक्ट्स के बारे में। इसी तरह अभी किसी को कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये इसको जरा करें कि शहरों में लड़के जो आपस में कनेक्ट हों, फिजिकली कनेक्ट हों। क्योंकि किसी के पास टाइम होता है तो किसी के पास रिसोर्स होता है, तो किसी के पास इन्फ्लुएंस होता है, कोई जानता है किसी को, तो वो ऐसे कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह कुछ करें। मैंने पहले भी कहा था लेकिन मुझे इस पर रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आप कनेक्ट करें लड़कों को आपस में, जैसे मैं लाहौर से हूँ तो लाहौर में जितने बॉयज हैं आपस में कनेक्ट हो फिजिकली, तो कुछ जी जी कर जी सकते हैं हम बिल्कुल इस टाइम। ये मेरा ठीक हो गया। सजेशन था। ठीक हो गया, थैंक यू फॉर द सजेशन। और अगर आप इसके ऊपर कुछ हमारे साथ अपना रोड मैप शेयर करना चाहें, प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहें, जिसे आप प्रेजेंट करना चाहेंगे किस तरह से हम बॉयज़ गर्ल्स को हाँ हाँ, मेरे पास इंगेज पूरा कर है, सकते हैं। इसमें मैं कर सकता हूँ। आप बिल्कुल आप मुझे इस लिंक पे ही आप अपने करें। कैप्टन से बिल्कुल आप अपने कैप्टन से बात करें, आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, एंड दे तो विल फिल मैंने करते ये हैं। कैप्टन से भी की थी लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। आप अपने कम्युनिटी हेड से बात कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके, जज़ाकल्लाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर मुकद्दस। मुकद्दस अपना क्वेश्चन प्लीज पूछ लें। एंड आई रिक्वेस्ट कि अपने क्वेश्चंस जो है वो टू द पॉइंट रखें। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो फीडबैक फॉर्म शेयर किया गया है, उसके अंदर शेयर कर दें अपने सजेशंस में आपके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि पेरेंटिंग पे मेरा क्वेश्चन है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अक्सर ऐसा होता है, हमने देखा है मतलब अपने बड़ों में, कि जो चीज़ उनको पेरेंटिंग में नहीं मिल रही है, जो चीज़ उनको इन्फ्लुएंस नहीं किया उनके वालिदैन ने या उनके पेरेंट्स ने, जो चीज़ उनको नहीं मिली, तो वो आगे अपने बच्चों में नहीं दे पाते हैं। अपने बच्चों को लाइक मेरा क्वेश्चन ये है कि जो चीज़ हमने एज अ यंग गर्ल, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, तो जो चीज़ मुझे नहीं मिली है, जो चीज़ मैंने इन्फ्लुएंस नहीं लिया या मुझे नहीं किया गया, या मैंने कोई चीज़ अपने बड़ों से अब्जॉर्ब नहीं की, तो क्या मेरे साथ भी ऐसे ही होएगा कि जो मेरे फ्यूचर चिल्ड्रन होंगे वो इन्फ्लुएंस होंगे क्या मुझसे? तो मेरा सवाल ये है बेसिकली। समर कैन यू आंसर? जी मैंने स्टार्ट में यही बात की थी कि जितना ये कॉमन वर्ड है उतनी ही कॉमन और कैजुअल प्रैक्टिस रही है इसकी। यानी कभी भी पेरेंट्स ने इस चीज को कभी एज अ टास्क लिया ही नहीं, एज अ स्किल लिया ही नहीं। कफालत करना, खाना पिलाना, कपड़े दिलाना, ये हमारे यहाँ पेरेंटिंग का मतलब रहा है। बहुत कम लोग हैं, आई एम नॉट सेइंग ऑल, बहुत कम लोग हैं जो इसको कॉन्शियसली कंसिडर करते हैं। तो इसी चीज को हमने अब ब्रेक करना है ना। अब जो जैसे एक डैमेज हो जाता है, डैमेज हैज बीन डन, तो फिर उसको सही करना होता है। फिर उसके लिए अब पेरेंटिंग हमें सीखनी पड़ेगी। जैसे आप यंग हैं, आपको पेरेंटिंग सीखनी होगी। आपको अपना, हमें ना जो बिफोर मैरिज, आई एम ऑल्सो इन दैट कैटेगरी, हमें जो शादी को लेके जो फैंटेसीज हैं उसमें से बाहर निकलना है, और जो शादी का मकसद है उसको देखना है कि शादी का मकसद आगे जो औलाद है उसकी परवरिश करना है ना। तो उसके लिए हमें सीखना है। जैसे हमने अपने रोड मैप में भी जिक्र किया कि हम इस चीज को, पेरेंटिंग स्किल्स को, कुरान के करिकुलम को, हर चीज को पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड करके लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जब वो डॉक्यूमेंटेड मटेरियल, पता है क्या होता है, हमारी साइकोलॉजी इस तरह से ट्रिगर होती है। जब तक मैं और आप बातें कर रहे हैं ना, इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हमारे दरमियान कोई डॉक्यूमेंटेड लिटरेचर आ जाएगा तो हमारा माइंड खुद ही से ट्रिगर, कॉन्शियसली ट्रिगर हो जाएगा कि हाँ, दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी डन केयरफुली। तो इस वजह से थोड़ा साइकोलॉजी को ट्रिगर करने के लिए हम चाहते हैं कि इसको डॉक्यूमेंटेड किया जाए और उस डॉक्यूमेंटेशन को हम फिर लोगों तक पहुंचाएं।
चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो टू बी पेरेंट्स हों। टू बी पेरेंट्स जैसे आप हो सकते हैं, तो आप उसको बाय योर सेल्फ जैसे सीखना चाहें तो सीख लें, आप उसको ट्रेनिंग्स के थ्रू सीखना चाहें तो सीख लें। लेकिन अब जो कमियां हमें रह गई हैं, उसको हमने पूरी कोशिश करके कि आगे ये चीज ट्रांसफर ना हो। तो एक जनरेशन ने तो मेहनत ज्यादा करनी ही है ना, एक जनरेशन को तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो हो सकता है हम ही हो, जब एक जनरेशन अपनी इनपुट पहले से चेंज करके देगी, वही है ना 100 ईयर प्लान। दादा का तो जो डैमेज हो गया सो हो गया, यानी अब आगे मैंने उस डैमेज को रोकना है, मेरी जात से आगे डैमेज ना आ जाए, उस चीज के लिए मैंने रिस्पॉन्सिबल बनना है और खुद को पूरी तरह से तैयार करना है। चाहे वो आप उस लिटरेचर से खुद ही सीख लें, चाहे आप ट्रेनिंग्स ले लें, जैसे भी आपको सूटेबल। लेकिन हमने वो कमियां जो रह गई हैं वो आगे अब ट्रांसफर नहीं होने दें, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू समर। और आज के सेशन काफ़ी माशाल्लाह से अच्छा रहा, हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और पेरेंटिंग पे काफ़ी बात हो गई है। इसके बाद मुझे ये लगता है कि हम सबको अपने अपने जो है ना जो है काम में अपने अपने ज़िंदगी के जो है मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हो रही हैं, उसमें हमें जो है ना गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है और कुरान और सुन्नत पे अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। यही इसी से हम जो है ना सीख सकते हैं और कोशिश से ही हम जो है इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें जो है हमारी रहनुमाई फरमाए और हम अपनी आखिरत जो है वो बेहतर तरीके से उसको पार कर सकें, अपनी आखिरत में जो है हम अच्छा जो है इनपुट दे सकें इंशाल्लाह। और हमें अल्लाह ताला हमारे दर्जा हमारे सॉरी ताकि अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला हमें इसकी जो है अच्छा जो है रिवार्ड दे सके इंशाल्लाह हमारी कोशिशों का। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह we will meet in the next session. Till then, Allah Hafiz.